रूम देश की राजकुमारी महजबीन बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि जो कोई भी उसके चेहरे की तरफ नजर डालता, उसकी नजरें चेहरे से हट नहीं सकती थी। इसलिए राजकुमारी महजबीन की सुंदरता की चर्चा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। लेकिन राजकुमारी महजबीन यूं तो बेहद दयालु, दानी और बहादुर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कमी भी थी जिसकी वजह से रूम देश का हर आदमी हर वक्त डर से कांपता रहता था। और वो कमी यह थी कि राजकुमारी महजबीन पुरुषों से बहुत नफरत करती थी। उसने अपने महल में पहरेदार और सेवक सब औरतें रखी हुई थी और उसके पास प्रार्थना करने के लिए भी सिर्फ औरतें ही आ सकती थी। जब वो जंगल में शिकार खेलने जाती तो उसके साथ बहादुर और लड़ाकू औरतें होती और उसकी सवारी जहां से भी गुजरती थी वहां रहने वाले हर पुरुष को आदेश था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। दुकानों में मौजूद पुरुष भी राजकुमारी के आने की खबर सुनकर तुरंत छिप जाया करते थे। अगर कोई पुरुष राजकुमारी को नजर आ जाता तो वो तुरंत उसे मरवा देती। पुरुष को देखते ही उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्से की आग जल उठती और जो उसे देखता उसे ऐसा महसूस होने लगता जैसे उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी हों। राजकुमारी महजबीन साल में सिर्फ एक बार अपने पिता रूम देश के बूढ़े राजा से मिलना पसंद करती थी। इसके अलावा वह किसी पुरुष को देखना तक पसंद ना करती थी। उसकी सहेलियां भी उसके सामने किसी पुरुष का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि राजकुमारी इस अपराध में उन्हें भी मरवा देती थी। रूम के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी महजबीन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने पुरुषों से मिलना तो एक तरफ उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया था। क्योंकि राजकुमारी अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए स्पष्ट है कि मरने के बाद उसने ही रूम देश की रानी बनना था। लेकिन उसकी पुरुषों से इस हद तक नफरत की वजह से राजा उसके भविष्य के बारे में हर वक्त सोचता रहता था। उसे मालूम था कि देश की सेना और तमाम बड़े पदों पर पुरुष मौजूद है। आज तो राजा के जिंदा होने की वजह से वो सब खामोश है, लेकिन कल राजा की मृत्यु के बाद निश्चित रूप से उन सब ने मिलकर राजकुमारी के खिलाफ विद्रोह कर देना है और इस तरह राजकुमारी उन पुरुषों के हाथों मारी जाएगी और रूम देश की सरकार राजा के दुश्मन हासिल कर लेंगे। या अगर प्रजा विद्रोह ना भी करे तो किसी भी पड़ोसी देश का राजा रूम पर हमला कर देगा और चूंकि सेना पुरुषों पर निर्भर है, इसलिए सेना ने मुकाबला करने से इनकार कर देना है। इसलिए रूम पर दुश्मन कब्जा कर लेंगे। राजा को कोई ऐसा उपाय समझ में न आता था जिससे वो राजकुमारी महजबीन की पुरुषों से इस बेपनाह नफरत को दूर कर सकता। आखिर उसने तंग आकर इस बारे में अपने महामंत्री से सलाह करना ठीक समझा। इसलिए उसने तुरंत महामंत्री को अपने खास कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब महामंत्री राजा के खास कमरे में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि राजा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। महामंत्री ने कहा, महाराज, आप पर मेरी जान कुर्बान हो। आप तो बेहद परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देश में शांति है, ना कहीं विद्रोह हुआ है और ना किसी दुश्मन ने देश पर हमला किया है। महामंत्री ने बहुत ही आदर भरे लहजे में कहा तो राजा ने कहा, हम वाकई बेहद चिंतित और परेशान हैं महामंत्री। परेशानी इतनी ज्यादा है कि हमारी आंखों से नींद उड़ गई है। हमें किसी तरह चैन नहीं आता, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है ताकि तुमसे इस परेशानी के बारे में सलाह कर सके। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। महामंत्री ने कहा, मैं सेवा के लिए हाजिर हूं महाराज। आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, मैं भगवान की कृपा से उसका हल निकाल लूंगा। महामंत्री ने आदर भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। राजा ने कहना शुरू किया कि महामंत्री, मैं अपनी बेटी राजकुमारी महजबीन की वजह से परेशान हूं। और फिर उसने राजकुमारी के बारे में अपने दिमाग में पैदा होने वाले तमाम विचार और डर महामंत्री को बता दिए। महामंत्री ने कहा, आपकी परेशानी सही है महाराज। वाकई राजकुमारी जी की पुरुषों से बेपनाह नफरत किसी भी वक्त पुरुषों की तरफ से विद्रोह का कारण बन सकती है। लेकिन महाराज, आज तक किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि आखिर
राजकुमारी पुरुषों से इतनी नफरत क्यों करती है? लोग ये सवाल पूछना तो चाहते हैं, लेकिन शाही डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो सकी। आज आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ये पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। राजा ने कहा, हमने भी राजकुमारी से यही सवाल किया था, क्योंकि हमें खुद भी इसकी वजह का ज्ञान ना था। इसके जवाब में राजकुमारी ने सिर्फ इतना बताया है कि बस इसके दिल में खुद ब खुद पुरुषों से नफरत पैदा हो गई है और अब हर पुरुष उसे खूनी भेड़िया नजर आता है। महामंत्री ने भी परेशान होते हुए कहा, महाराज, अगर कोई वजह सामने आ जाती तो उस वजह का उपाय करके राजकुमारी की नफरत को दूर किया जा सकता था, लेकिन जब कोई वजह ही ना हो तो फिर उसका उपाय कैसे किया जाए? राजा ने कहा, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा महामंत्री, इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है। महामंत्री ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, महाराज, इसका तो एक ही हल है कि राजकुमारी की जान को खतरा पैदा हो जाए, और यह खतरा भी किसी औरत की तरफ से हो, और कोई पुरुष अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी की जान बचाए। तभी राजकुमारी इस बात को समझ सकती है कि पुरुष सिर्फ खूनी भेड़िए ही नहीं होते, बल्कि अत्यंत बहादुर, दयालु और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का हौसला भी रखते हैं। राजा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं। हम भला अपनी राजकुमारी की जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? महामंत्री ने कहा, महाराज, मैं भी राजकुमारी जी का छोटा सा सेवक हूं, इसलिए मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन इस तरह का बनावटी माहौल तो बनाया जा सकता है। राजा ने पूछा, वो कैसे? महामंत्री ने कहा, राजकुमारी जी को जंगल में शिकार के दौरान अकेला करके किसी जगह रोक दिया जाएगा और फिर एक बदसूरत सी औरत को जादूगरनी और डायन के रूप में वहां भेजा जाएगा, जो इस तरह की हरकत करेगी जैसे वो राजकुमारी को जिंदा चबा जाना चाहती हो। उस वक्त एक औरत को पुरुष राजकुमार के रूप में वहां भेजा जाएगा, जो बनावटी तौर पर उस डायन और जादूगरनी से मुकाबला करके राजकुमारी की जान बचाएगा और फिर खामोशी से चला जाएगा। इसके बाद राजकुमारी की पहरेदार औरतें उसे ढूंढती हुई वहां पहुंच जाएंगी और उसे लेकर महल में वापस आ जाएंगी, और इस तरह राजकुमारी के दिमाग पर निश्चित रूप से उस पुरुष की बहादुरी का असर होगा। और इस तरह के 2-3 अलग अलग घटनाओं के बाद निश्चित रूप से राजकुमारी के दिल से पुरुषों की नफरत दूर हो जाएगी। महामंत्री ने पूरी योजना बताते हुए कहा। राजा ने खुश होते हुए कहा, बहुत खूब, तुम वाकई बेहद बुद्धिमान हो महामंत्री। तुम्हारी बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस पर काम भी तुमने खुद करना है। ये काम इस तरह होना चाहिए कि राजकुमारी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और राजकुमारी के दिल से पुरुषों की नफरत भी दूर हो जाए। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया महाराज। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम राजकुमारी के दिल से पुरुषों की नफरत दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर महाराज से इजाजत लेकर महामंत्री वापस चला गया। अब राजा को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उसे विश्वास था कि बुद्धिमान महामंत्री जल्दी राजकुमारी को ठीक करने में कामयाब हो जाएगा। उधर मिस्र देश में राजकुमार आसिफ अपनी बहादुरी और दयालुता की वजह से बेहद मशहूर था, लेकिन उसमें एक कमी थी, और वो ये कि वह अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर समझता था। इसलिए वो जरा भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके सामने किसी और की सुंदरता की तारीफ की जाए, चाहे वो कोई पुरुष हो या औरत। वैसे राजकुमार आसिफ सुंदर तो था, लेकिन फिर भी दुनिया में उससे भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत पुरुष और औरतें मौजूद थे। लेकिन राजकुमार आसिफ की भी जिद थी कि वही दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो अपनी जिद में इतना पक्का था कि अगर कोई गलती से भी उसके सामने किसी और की सुंदरता का एक वाक्य भी कह देता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। इसलिए सब लोग उससे बेहद डरते थे। राजकुमार आसिफ अपने महल में दोस्तों की सभा में बैठा हुआ था और उसके सब दोस्त उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे कि अचानक एक व्यापारी ने, जो अभी कुछ दिन पहले ही सारी दुनिया का सफर करके मिस्र पहुंचा था, और उसने राजकुमार को दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा उपहार में पेश किया था।
इसलिए राजकुमार ने खुश होकर उसे अपने पास बैठने की जगह दे दी थी। बोल उठा कि राजकुमार आसिफ वाकई बेहद सुंदर है, लेकिन सुंदरता में राजकुमार आसिफ फिर भी रूम देश की राजकुमारी महजबीन से पीछे है। व्यापारी के बेटे की ये बात सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार भी गुस्से से भड़क उठा। उसने जोर से ताली बजाई तो 2 दंड देने वाले तुरंत ही कमरे में दाखिल हो गए। राजकुमार ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इस व्यापारी के बेटे की गर्दन उड़ा दो। इसने हमारी सुंदरता का अपमान किया है। और दंड देने वाले तलवारें लहराते हुए तेजी से उस व्यापारी के बेटे की तरफ बढ़े। व्यापारी के बेटे ने चीख कर कहा, रुको, मैं राजकुमार के इस आदेश के खिलाफ महाराज के सामने प्रार्थना करूंगा। और यह मिस्र देश का कानून है कि अगर कोई प्रार्थना का ऐलान कर दे तो राजा के फैसले से पहले उसे सजा नहीं दी जा सकती। दंड देने वाले ये सुनकर ठिठक कर रुक गए, क्योंकि आखिर वो भी जानते थे कि व्यापारी के बेटे की बात ठीक है। राजकुमार ने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कहा, ठीक है, इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। सुबह ये दरबार में भी अपनी प्रार्थना पेश करके देख ले। निश्चित रूप से महाराज हमारे आदेश को बनाए रखेंगे और फिर भरे दरबार में इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और दंड देने वाले व्यापारी के बेटे को गिरफ्तार करके कमरे से बाहर ले गए। राजकुमार ने सभा खत्म कर दी और उठकर अपने खास कमरे में आ गया। उसे बार बार व्यापारी के बेटे की बात का ख्याल आ रहा था कि रूम देश की राजकुमारी महजबीन उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास न आ रहा था, क्योंकि वो तो अब तक यही समझता रहा था कि दुनिया भर में सबसे सुंदर सिर्फ वही है। और उसके सारे दोस्त भी हमेशा उसे यही बताते रहते थे कि उससे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन आज उस व्यापारी ने पूरी सभा में राजकुमारी महजबीन को खूबसूरत कहकर उसे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोचते सोचते राजकुमार को ख्याल आया कि उसे मालूम तो करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है भी या व्यापारी ने झूठ बोला है। उसने जोर से ताली बजाई तो एक द्वारपाल अंदर दाखिल हुआ और राजकुमार के सामने पहुंचकर आदर से झुक गया। द्वारपाल ने बहुत ही आदर भरे लहजे में कहा, आदेश राजकुमार जी। राजकुमार ने कहा, मंत्री के बेटे असद को हाजिर करो। और द्वारपाल प्रणाम करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मंत्री का बेटा असद अंदर दाखिल हुआ और उसने झुककर राजकुमार को प्रणाम किया। राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो असद, तुम मेरे बड़े गहरे दोस्त हो और तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे गर्व है। और असद मुस्कुराता हुआ राजकुमार के सामने कुर्सी पर बैठ गया। राजकुमार ने कहा, पहली बात तो ये सुन लो कि आज से तुम मेरे खास दोस्त हो गए, इसलिए तुम पर ये शाही नियमों की पाबंदियां खत्म की जाती हैं। असद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। और राजकुमार ने दूसरा आदेश सुनाया कि दूसरी बात ये भी सुन लो कि आज के बाद हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। तुम जो भी कहना चाहो खुलकर कह सकते हो, बिल्कुल बेधड़क दोस्तों की तरह। असद ने इस बार वाकई हर किस्म के शाही नियमों को एक तरफ रखते हुए बड़े ही खुले लहजे में कहा, आज आखिर ये इतनी कृपा मुझ पर क्यों हो रही है। और राजकुमार हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैंने सोचा कि कोई तो ऐसा हो जो मुझसे सच्ची बात कर सके। तुम्हें उस व्यापारी के बेटे के बारे में तो पता चल गया होगा। मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि क्या उस व्यापारी के बेटे ने वाकई सच बोला है। अगर ये सच है तो फिर आज तक हमारे सामने झूठ क्यों बोला जाता रहा है। राजकुमार आसिफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मंत्री के बेटे असद ने बड़े ही भावुक लहजे में कहा, राजकुमार जी, आपने अच्छा किया कि मुझ पर से शाही पाबंदियां हटाकर मुझसे बात की, वरना मेरा भी जवाब यही होता कि आप दुनिया भर में सबसे सुंदर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इन शाही नियमों की वजह से ऐसा कहने पर मजबूर है। लेकिन सच बात यह है कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं होती, बल्कि चरित्र और व्यवहार की होती है। अगर आप बहादुर, दयालु, दानी और पीड़ितों की मदद करने वाले हैं, तो फिर चाहे आपका चेहरा कैसा ही क्यों ना हो, आप सुंदर हैं। और अगर आप में ये गुण नहीं है, तो फिर चाहे आपका चेहरा कितना ही हसीन क्यों ना हो,
आप सुंदर नहीं कहला सकते। जहां तक रूम देश की राजकुमारी महजबीन का संबंध है, तो मेरे ख्याल में वो आपसे ज्यादा सुंदर नहीं है। व्यापारी के बेटे ने सिर्फ उसके रूप की चर्चा सुनकर ऐसी बात कह दी है, और मेरी विनती है कि आप उस व्यापारी को रिहा कर दें, क्योंकि कम से कम उसकी इस बात की वजह से आपको सच और झूठ के बीच फर्क का पता तो चला। राजकुमार ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी राय बहुत ठीक है। और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई तो दरवाजे के बाहर मौजूद द्वारपाल अंदर आकर आदर से झुक गया। राजकुमार ने कहा, जाकर जेल के सरदार को हमारा आदेश सुना दो कि हमने व्यापारी के बेटे की सजा माफ कर दी है, उसे इज्जत और सम्मान के साथ जेल से रिहा कर दिया जाए। और द्वारपाल प्रणाम करके वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। राजकुमार आसिफ ने द्वारपाल के जाते ही मंत्री के बेटे असद से कहा, अब असद, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं राजकुमारी महजबीन से ज्यादा सुंदर हूं? क्या तुमने राजकुमारी महजबीन को देखा हुआ है? असद ने जवाब दिया, राजकुमार जी, मैं तो क्या आज तक किसी ने भी राजकुमारी महजबीन को नहीं देखा, क्योंकि वह पुरुषों से बहुत नफरत करती है और कोई पुरुष उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वह उसे तुरंत मरवा देती है। वैसे ये सारी दुनिया में मशहूर है कि राजकुमारी महजबीन बेहद सुंदर है। उसके चेहरे पर ऐसी चमक है कि जो उस पर नजरें डालता है फिर नजरें हटा नहीं सकता। और शायद इस बात को सुनकर व्यापारी के बेटे ने भी ये बात कह दी थी कि वो आपसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं उसे इसलिए आपसे कम सुंदर कह रहा हूं कि आप तो औरतों से नफरत नहीं करते, जबकि वह पुरुषों से नफरत करती है। और जिसके दिल में किसी के लिए भी नफरत हो, वो सुंदर कैसे हो सकता है? मंत्री के बेटे असद ने जवाब दिया तो राजकुमार आसिफ का चेहरा चमक उठा। राजकुमार ने कहा, बहुत खूब, तुम वाकई बेहद बुद्धिमान हो। वाकई मुझे अब समझ आ गई है कि असली सुंदरता क्या होती है। ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगा कि अपना चरित्र और व्यवहार इससे भी ज्यादा बेहतर कर लूं, ताकि मैं और ज्यादा सुंदर हो सकूं। लेकिन असद, राजकुमारी महजबीन आखिर पुरुषों से क्यों नफरत करती है? इसकी वजह क्या है? असद ने जवाब दिया, इसका जवाब तो आज तक किसी को नहीं मिल सका। राजकुमार आसिफ ने कहा, नहीं, उसे वजह बतानी पड़ेगी, हम खुद जाकर उससे पूछेंगे। असद ने कहा, क्या फायदा हुजूर, वो पुरुषों के सामने तो आती ही नहीं। वो जब हमसे मिलेगी नहीं तो फिर हम उससे कैसे बात कर सकते हैं? राजकुमार आसिफ ने पूछा, तो क्या वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलती? असद ने जवाब दिया, अरे नहीं, वो शिकार खेलने की बेहद शौकीन है। उसका ज्यादातर वक्त शिकार में ही गुजरता है, लेकिन जिस जंगल में वो शिकार खेलने जाती है वहां पुरुषों का प्रवेश बंद हो जाता है, और उसके साथ भी बड़ी माहिर लड़ाकू औरतें होती हैं। राजकुमार आसिफ ने फैसला भरे लहजे में कहा, हम जरूर चलेंगे, और जहां वो शिकार खेलेगी हम वहां छिप जाएंगे, फिर देखेंगे कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेती है। उसे बताना ही पड़ेगा कि वो क्यों पुरुषों से नफरत करती है। हम पुरुष होकर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई औरत, चाहे वो राजकुमारी महजबीन ही क्यों ना हो, बिना किसी वजह के पुरुषों से नफरत करे। असद ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन राजकुमार जी, रूम देश तो मिस्र से बहुत दूर है, हमें बड़ा लंबा सफर तय करना होगा। राजकुमार आसिफ ने कहा, कोई बात नहीं, हम तय कर लेंगे, बस तुम और मैं व्यापारियों के भेष में जाएंगे। इस तरह हम ज्यादा तेज गति से सफर कर सकेंगे। और मंत्री का बेटा असद मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि राजकुमार आसिफ जिस बात पर अड़ जाए वो आखिर पूरा करके ही रहता है। असद ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तैयार हूं। और राजकुमार आसिफ खुशी से उछल पड़ा। राजकुमार आसिफ ने असद को गले से लगाते हुए कहा, बहुत खूब, तुम वाकई मेरे सबसे ज्यादा गहरे दोस्त बनने के लायक हो। मैं जब राजा बनूंगा तो मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें महामंत्री बनाऊंगा। जाओ, रात को तैयारी करो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। और असद मुस्कुराता और खुश होता हुआ राजकुमार के खास कमरे से बाहर निकल गया। देश का महामंत्री बन जाना वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी थी,
और मंत्री का बेटा असद जानता था कि राजकुमार अपने वादे का पक्का है। अब वो हर हाल में उसे ही महामंत्री बनाएगा। यही सोचता हुआ वो अपने महल की तरफ बढ़ गया। लाल रंग के सिंहासन पर लाल रंग के कपड़े पहने एक बदसूरत और बड़े से चेहरे वाली औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा उसके शरीर की तुलना में ज्यादा बड़ा था। हालांकि वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा मर्दाना लगता था। उसके गहरे से बाल उसके कंधों से भी नीचे तक लटके हुए थे और सिर पर बहुत ही कीमती हीरों से जड़ा हुआ सोने का एक खूबसूरत हार ताज के अंदाज में बांध रखा था। उसके शरीर पर भड़कीला लिबास था, जिस पर उसने लाल रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। उसके सामने के 2 दांत इतने बड़े थे कि जैसे भाले हों। नाक की चोंच आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े हुए थे, लेकिन उसने इन नाखूनों पर लाल रंग लगाया हुआ था। वो जिस सिंहासन पर बैठी हुई थी, उसके सामने एक बड़ा सा सफेद रंग का गोला पड़ा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान गोले की बजाय दरवाजे की तरफ था। उसी पल दरवाजा खुला और एक लंबा तगड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमर के दोनों तरफ लंबी लंबी तलवारें लटकी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे को बेहद डरावना बना दिया था। आने वाले ने झुककर बहुत आदर से लेकिन गरजदार आवाज में कहा, रानी बुलंद बख्त की सेवा में सेनापति हाजिर है और प्रणाम करता है। तख्त पर बैठी हुई बड़े चेहरे वाली औरत ने, जिसे आने वाले ने रानी बुलंद बख्त कहा था, सख्त लहजे में कहा, आओ सेनापति, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम अपनी सरकार की सीमा को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सेनापति खामोशी से उसके सिंहासन के सामने बड़े आदर वाले अंदाज में फर्श पर बैठ गया। सेनापति ने इस तरह कहा जैसे किसी भी देश को जीत लेना उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो, सिर्फ रानी के आदेश की देर हो। उसने पूछा, आदेश करें महारानी, हमने किस देश को जीतना है? रानी बुलंद बख्त ने बड़े ही ऊंची आवाज में कहा, हम रूम देश को जीतना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा देश है और हम चाहते हैं कि रूम देश पर हमारी हुकूमत हो। रूम देश का नाम सुनकर सेनापति बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने हैरानी भरे लहजे में कहा, रूम देश? मगर महारानी, रूम देश पर तो आपका जादू नहीं चल सकता। जादू देवता ने पहले ही मना कर दिया था कि आप रूम देश पर हमला ना करेंगी, क्योंकि वहां का राजा बेहद दयालु और दानी है। आपका जादू सिर्फ उसी देश पर चलता है जहां का राजा जालिम हो। बुलंद बख्त ने, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, गुस्से से चीखते हुए कहा, मुझे मालूम है सेनापति, लेकिन मैंने इतनी बड़ी सेना इसलिए तो नहीं पाल रखी कि मैं बस जादू के जोर से दुश्मन सेना को बेबस कर दूं और तुम आराम से उन्हें मारते जाओ। तुम्हें लड़ना भी तो चाहिए। जाओ, जाकर रूम देश की सेना से लड़ो और मेरे लिए रूम देश को जीतो। सेनापति ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं महारानी, लेकिन रूम देश के पास बेशुमार सेना है, लाखों की संख्या में। वो हम सबको खत्म कर देगी और जब आपकी सारी सेना खत्म हो जाएगी तो फिर आपको रानी कौन कहेगा? रानी ने इस तरह गुस्से वाले लहजे में कहा, कुछ भी हो, हम रूम देश को हर हाल में जीतना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमने तुम्हें जान की भीख दे दी। सेनापति ने कहा, महारानी, जरूरी नहीं कि देश सिर्फ ताकत या जादू के जरिए जीते जाएं। देश अकल के जरिए भी जीते जा सकते हैं। सेनापति की बात सुनकर रानी चौंक कर उसे देखने लगी। रानी ने हैरानी भरे लहजे में कहा, कमाल है, तुमने ऐसी बात कही है कि मुझे शक होने लग गया है कि तुम सेनापति की बजाय कोई ज्ञानी हो। सेनापति ने सिर झटकते हुए कहा, मैं आपका सेवक हूं महारानी। खैर, मैंने गलत नहीं कहा। रानी ने चुभते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे ही पल दरवाजा खुला और 2 हथियारबंद द्वारपाल अंदर दाखिल हुए। रानी ने द्वारपालों से कहा, जामोस को हाजिर करो। और द्वारपाल तेजी से प्रणाम करके वापस मुड़ गए। सेनापति सिर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। वैसे उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि जामोस उसका सहायक था और जामोस को बुलाने का मकसद जाहिर है खतरनाक ही हो सकता था।
लेकिन वो इसलिए बेफिक्र था कि रानी ने उसे जान की भीख दे रखी थी और सेनापति जानता था कि रानी हर हाल में अपना वादा पूरा करती है। कुछ पलों बाद एक और लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने दोनों पहलुओं से खंजर लटका रखे थे। जामोस ने अंदर दाखिल होते ही घुटनों के बल झुकते हुए कहा, हुक्म महारानी, सेवक जामोस हाजिर है। रानी ने चीखते हुए अंदाज में कहा, जामोस, हम सेनापति आरिश को उसके पद से हटाते हैं और उसकी जगह तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाते हैं। आरिश अपनी तलवारें उतार कर जामोस के हवाले कर दो और जामोस तुम अपने खंजर उतार कर आरिश को दे दो और आरिश की तलवारें लेकर अपने पहलुओं पर बांध लो। जामोस ने खुशी भरे लहजे में कहा, सेवक, आपकी इस कृपा पर हमेशा एहसानमंद रहेगा। जबकि आरिश का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसके ख्यालों में भी ना था कि रानी उसे इस तरह पद से हटाकर जामोस को सेनापति बना देगी। अब उसकी मौत पक्की हो गई थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने जरा भी आनाकानी की तो फिर मौत बहुत दर्दनाक हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने खुद ही अपने पहलुओं से बंधी हुई दोनों तलवारें उतार कर बड़े आदर वाले अंदाज में रानी के पैरों में रख दी और खुद 2 कदम पीछे हटकर सीने पर हाथ बांधकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। जामोस ने आगे बढ़कर रानी के कदमों से तलवारें उठाईं और फिर उन्हें अपने पहलुओं में बांधकर उसने फौजी अंदाज में रानी को सलाम किया। रानी ने कहा, सेनापति जामोस, हमने आरिश को अपना खास सलाहकार बना दिया है और तुम जानते हो कि रानी के खास सलाहकार का रुतबा सेनापति से बड़ा होता है, इसलिए सलाहकार आरिश को सलाम करो। रानी की बात सुनकर आरिश का पीला पड़ता हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। इसी पल जामोस ने फौजी अंदाज में आरिश को सलाम किया। रानी ने कहा, सलाहकार आरिश, तुम जाओ और अपनी मूंछें मुंडवा दो और सुनो, सलाहकार हमेशा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उनके सिर भी गंजे होते हैं। सिर्फ सिर के किनारों पर छोटे छोटे बाल होते हैं और उनके शरीर पर वर्दी नहीं होती, बल्कि लंबा चोगा होता है। इसलिए जाओ और मूंछें मुंडवा दो, सिर गंजा करो और फिर सलाहकारों वाला लिबास पहनकर दोबारा हाजिर हो जाओ। आरिश ने झुककर प्रणाम किया और तेजी से बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रानी ने जामोस से कहा, तुम भी जाओ, और जामोस भी प्रणाम करके वापस चला गया। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब आरिश दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो उसका रूप रंग बिल्कुल ही बदला हुआ था। उसके शरीर पर लंबा गहरे लाल रंग का चोगा था, मूंछ साफ थी और सिर गंजा था। बहुत खूब, अब तुम वाकई सलाहकार लग रहे हो और सुनो, हम सही आदमी को सही जगह पर रखते हैं। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें सलाहकार होना चाहिए। बैठो, रानी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और आरिश प्रणाम करके सिंहासन के सामने कालीन पर आदर के साथ बैठ गया। हाँ, अब बताओ, रूम देश को अकल से कैसे जीता जा सकता है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरिश ने कहा, महारानी, आप जादू जानती है और ये भी ठीक है कि जादू देवता के आदेश के मुताबिक रूम देश पर आपका जादू नहीं चल सकता, लेकिन बात पूरे रूम देश की है, किसी एक इंसान की नहीं है। रूम देश के राजा की एक ही बेटी है, राजकुमारी महजबीन। वो शिकार खेलने के लिए दूर सुनसान इलाकों में निकल जाती है। वो चूंकि पुरुषों से बहुत नफरत करती है, इसलिए उसके साथ लड़ाकू औरतों की फौज होती है। अब ऐसा करें कि उस राजकुमारी पर जादू करके उसका दिमाग अपने काबू में कर ले। इस तरह राजकुमारी जब मानसिक तौर पर आपके काबू में आ जाएगी तो आप उसे आदेश देकर उसके जरिए राजा को मजबूर कर दें कि वो आपसे शादी करे। इस तरह आप खुद ब खुद रूम देश की रानी बन जाएंगी। फिर राजा को मार दिया जाएगा और राजकुमारी को कैद कर दिया जाएगा और आप रूम देश की कानूनी और जायज रानी बन जाएंगी। इस तरह हम देश को जीत लेंगे और जादू देवता को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आरिश की बात सुनकर रानी खुशी से उछल पड़ी। तुम तो वाकई बेहद बुद्धिमान हो। ठीक है, हम तुम्हारे पद में तरक्की करते हैं। अब तुम हमारे प्रधानमंत्री हो गए।
ये सुनते ही आरिश की आंखों में खुशी की चमक आ गई। रानी ने सामने पड़े हुए गोले पर हाथ फेरा और फिर उसने ऐलान किया कि आज से आरिश हमारा प्रधानमंत्री है, और जब रानी देश से बाहर जाएंगी तो प्रधानमंत्री आरिश पीछे सरदार होगा। सबको उसका आदेश इस तरह मानना होगा जैसे रानी का आदेश माना जाता है। प्रधानमंत्री आरिश की सलाह का तुरंत पालन किया जाए। रानी ने चीख कर कहा और साथ ही उसने गोले पर हाथ फेर दिया। तुमने बेहद अक्लमंदी भरा सुझाव दिया है। मैं अभी से इस सुझाव पर काम करने की तैयारी शुरू कर देती हूं। अब तुम जा सकते हो। आरिश ने शाही अंदाज में सलाम किया और फिर तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गया। उधर राजकुमारी महजबीन अपनी साथी औरतों के साथ शिकार खेलती फिर रही थी कि एक सुनहरे रंग के हिरण को देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। हिरण बेहद खूबसूरत था। राजकुमारी ने हाथ उठाकर अपने साथ आने वाली सहेलियों को वहीं रुकने का इशारा किया और तेजी से घोड़ा दौड़ाकर अकेले उस हिरण की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही हिरण छलांगे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी चाहती तो तीर मारकर भी उसका शिकार कर सकती थी, लेकिन हिरण इतना ज्यादा खूबसूरत था कि वो उसे मारने की बजाय जिंदा पकड़ना चाहती थी। इसलिए वो घोड़ा दौड़ाती हुई उसके पीछे रही। हिरण जंगल से निकलकर एक सुनसान इलाके में पहुंच गया, लेकिन राजकुमारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि आखिरकार ये मासूम जानवर थककर कहीं ना कहीं गिर पड़ेगा और वह उसे आसानी से पकड़ लेगी। उस सुनसान इलाके में जगह जगह बड़ी बड़ी गुफाएं थी और फिर हिरण दौड़ता हुआ एक गुफा के अंदर दाखिल हो गया और उसकी नजरों से गायब हो गया। राजकुमारी ने अपना घोड़ा गुफा के मुहाने के करीब जाकर रोका और तेजी से नीचे उतरी और फिर हिरण के पीछे उस बड़ी और डरावनी सी गुफा में दाखिल हो गई। गुफा का एक हिस्सा ऊपर से टूटा हुआ था, इसलिए वहां से रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही राजकुमारी गुफा के अंदर दाखिल हुई, अचानक उसके सिर पर जैसे मुसीबत टूट पड़ी। कोई चीज पीछे से उसके सिर पर मारी गई थी और राजकुमारी जोरदार चोट लगते ही नीचे गिरी और उसके साथ ही उसके दिमाग पर अंधेरा सा छा गया। वो बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह फर्श पर सीधी लेटी हुई थी। उसके दोनों बाजू उसकी पीठ पर रस्सी से बंधे हुए थे और उसकी टांगे भी रस्सी से बंधी हुई थी। वो अभी हैरानी से उठकर बैठने ही लगी थी कि अचानक गुफा के उस टूटे हुए हिस्से से एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी और राजकुमारी ने उठते हुए उस तरफ देखा तो जैसे वो हैरानी और डर के मारे पत्थर की मूरत बनकर रह गई। गुफा के उस टूटे हुए हिस्से में एक खौफनाक औरत का चेहरा उसे नजर आ रहा था, जिसका चेहरा बहुत बड़ा था। उसके बाल लंबे थे, शरीर पर पीले रंग का चोगा था और उसके सिर पर लाल रंग का कोई रुमाल सा बंधा हुआ था। वो अपने लंबे लंबे दांत निकाले चीख रही थी। उसने दोनों हाथ इस तरह आगे किए हुए थे जैसे अपने लंबे लंबे नाखूनों से अभी राजकुमारी महजबीन को चीरफाड़ कर खा जाएगी। राजकुमारी ने होंठ भींच लिए। वो चूंकि बेहद बहादुर थी, इसलिए वो डरी तो नहीं, लेकिन बंधी हुई होने की वजह से वो बुरी तरह बेबस हो गई थी। अरे ये क्या! अचानक गुफा के मुहाने से किसी पुरुष की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और पुरुष की आवाज सुनते ही राजकुमारी के होंठों पर नफरत की लकीर उभर आई। वो चाहती तो आसानी से गर्दन मोड़कर मुहाने की तरफ देख सकती थी, लेकिन चूंकि वो पुरुषों से नफरत करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर गुफा के मुहाने की तरफ नहीं देखा। इसी पल वो राक्षसी जैसी चुड़ैल औरत उस टूटे हुए हिस्से से अंदर आ गई। हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, उस खौफनाक औरत ने डरावने अंदाज में चीख कर कहा और फिर वो तेजी से फर्श पर बंधी पड़ी राजकुमारी महजबीन पर झपटी। खबरदार, रुक जाओ! उस पुरुष की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और दूसरे ही पल एक लंबा गड़ा खूबसूरत आदमी उछलकर अंदर आ गया। उसके सिर पर ताज था और कपड़ों से भी वो किसी देश का राजकुमार लगता था। उसने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। और तुम मुझे मारोगे?
ठीक है, पहले मैं तुम्हारा खात्मा करती हूं। उस चुड़ैल जैसी औरत ने चीख कर कहा और उस राजकुमार पर झपटी। लेकिन राजकुमार तेजी से एक तरफ हटा और फिर उसने बहुत ही माहिर अंदाज में उस चुड़ैल पर तलवार का वार किया। लेकिन वह चुड़ैल भी तेजी से एक तरफ हटी, लेकिन उसके बाजू पर तलवार का जख्म आ गया और फिर वो बुरी तरह चीखती हुई वापस टूटे हुए हिस्से की तरफ दौड़ी और राजकुमार भी तलवार लहराता उसके पीछे दौड़ा और देखते ही देखते वह दोनों ही गुफा के उस टूटे हुए हिस्से से बाहर गायब हो गए। अब बाहर से उस चुड़ैल के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर यकायक ये आवाजें भी खत्म हो गई। कुछ पलों बाद पत्थरों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और वही खूबसूरत राजकुमार अंदर दाखिल हुआ। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। वो तो कोई जादूगरनी थी। मैंने जब उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया तो वो गायब होकर फरार हो गई है। बहरहाल मुझे खुशी है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। तुम्हारी जान उस डायन से बच गई। मैं मिस्र का राजकुमार आसिफ हूं। मैं एक सफर वाले मिशन पर निकला हुआ हूं और यहां से गुजर रहा था कि मैंने इस खौफनाक औरत को गुफा के अंदर जाते देखा तो हैरान होकर यहां आ गया। तुम यकीनन राजकुमारी महजबीन हो क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत और हसीन हो और मैंने सुन रखा है कि दुनिया में राजकुमारी महजबीन से ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि राजकुमारी महजबीन को पुरुषों से बिना वजह नफरत है। अगर तुम्हें नफरत है तो रहे, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं क्योंकि पुरुष बेहद रहमदिल और दयालु होते हैं। पुरुष तो औरतों के रक्षक होते हैं। बहरहाल ये तुम्हारी अपनी सोच है। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच बदलने का तो नहीं कह सकता। मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूं। बाहर मेरा घोड़ा मौजूद है। जब तक तुम अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सियां खोलोगी मैं यहां से दूर पहुंच चुका हूंगा। राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने बैठी हुई राजकुमारी महजबीन की पीठ पर बंधे हुए हाथों को खोलना शुरू कर दिया। हाथ खोलकर राजकुमार आसिफ तेजी से उठा। अच्छा नमस्कार राजकुमारी महजबीन, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ गुफा के मुहाने से बाहर निकल गया। राजकुमारी महजबीन हैरानी से आंखें फाड़े उसे जाते हुए देखती रही और फिर उसने जल्दी अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सियां खोलना शुरू कर दी। रस्सियां खोलकर वो उठी और फिर तेज तेज कदम उठाती गुफा से बाहर आ गई। उसका घोड़ा अभी तक एक मैदानी जगह पर मौजूद घास चरता फिर रहा था। हिरन तो ना जाने कहां चला गया था और अब उसके पीछे भागना भी बेकार था। इसलिए राजकुमारी महजबीन घोड़े की तरफ बढ़ गई। इसी पल उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी और वह ये आवाजें सुनकर तेजी से मुड़ी। लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ गए क्योंकि उसे दूर से अपनी साथी औरतें आती दिखाई दे रही थी। और जब तक राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार हुई, औरतें घोड़े दौड़ाती हुई उस तक पहुंच गई। राजकुमारी जी, आप बहुत दूर निकल आई थी? एक औरत ने तेजी से घोड़े को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, वो तो कहीं गायब हो गया। अलबत्ता एक हैरतअंगेज चक्कर में फंस गई थी, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने शुरू से आखिर तक सारी कहानी उन्हें सुना डाली। ये तो बहुत गजब हो गया। वो पुरुष आपके सामने आने के बावजूद जिंदा बचकर निकल गया। हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। सारी औरतों ने एक साथ होकर कहा। छोड़ो, अब बचकर निकल गया है तो जाने दो, राजकुमारी ने कहा। और सारी औरतें राजकुमारी के इस खिलाफत भरे जवाब पर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी क्योंकि ये जवाब वाकई राजकुमारी महजबीन की तबीयत के बिल्कुल खिलाफ था। वरना वो तो पागलों की तरह उस पुरुष को तलाश करने का आदेश दे देती और जब तक वो उसे मरवा न डालती किसी भी हाल में उसे चैन न आ सकता था। लेकिन अब वही राजकुमारी कह रही थी कि छोड़ो, जाने दो, आपकी मर्जी राजकुमारी जी। मेरे ख्याल में हिरण यही छुपा हुआ होगा, उसे तलाश किया जाए। एक औरत ने कहा, नहीं, अब हमारा दिल शिकार से हट गया है। अब हम वापस शाही महल जाएंगे।
राजकुमारी ने कहा, और फिर उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। शाही महल में पहुंचकर राजकुमारी सीधे अपने कमरे में पहुंच गई और उसने किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरों में बार बार राजकुमार आसिफ का चेहरा घूम जाता। ये मुझे क्या हो गया है? मैं आखिर क्यों इस पुरुष के बारे में सोच रही हूं? ठीक है, वो खूबसूरत है तो क्या हुआ? मुझे पुरुषों से नफरत है, सख्त नफरत। पुरुष जालिम होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, राजकुमारी ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगी। लेकिन राजकुमार आसिफ का चेहरा बार बार उसकी नजरों में घूम जाता। मुझे उसे कत्ल कर देना चाहिए था, तब मेरी जान छूटती। ठीक है, मैं उसे कत्ल कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। वो मुझ पर अपनी बहादुरी का रौब जमा रहा था। मैं खुद अपने हाथों से उसे कत्ल कर दूंगी, अपने हाथों से। राजकुमारी ने आखिरकार फैसले वाले लहजे में कहा और फिर तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वो चूंकि काफी थकी हुई थी, इसलिए अब कुछ देर सोकर आराम करना चाहती थी। उधर राजकुमार आसिफ और मंत्री का बेटा असद व्यापारियों के भेष में सफर करते करते आखिरकार रूम देश में पहुंच ही गए। रूम देश की सीमा में दाखिल होकर वो दोनों काफिले से अलग होकर राजधानी की तरफ चल पड़े, क्योंकि उस काफिले ने, जिसके साथ वो दोनों मिस्र से सफर करते हुए आए थे, यहां सीमा वाले शहर में एक हफ्ते तक पड़ाव करना था। और जाहिर है राजकुमार आसिफ और मंत्री के बेटे असद को वहां खामखा एक हफ्ता बेकार पड़े रहने से कोई फायदा ना था। और अब क्योंकि वो रूम देश में पहुंच चुके थे, जहां हर तरफ अमन चैन था, इसलिए उन्होंने अकेले ही राजधानी तक सफर करने का इरादा किया और वह दोनों घोड़े बढ़ाते हुए उस तरफ को बढ़ने लगे। शहर से रवाना होते वक्त एक सराय वाले ने उन्हें बता दिया था कि अगर वो सड़क के जरिए सफर करते हुए गए तो उन्हें राजधानी तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, जबकि वो अगर एक सुनसान पहाड़ी इलाके और जंगल से गुजर कर जाएं तो चंद घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए राजकुमार आसिफ और मंत्री के बेटे असद ने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए यही रास्ता चुना और फिर उस आदमी से पूछकर वो इस इलाके में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों इस सुनसान इलाके में बातें करते हुए घोड़े को धीरे धीरे चलाते आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक एक तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे किसी औरत को मारा जा रहा हो। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से घोड़े उधर मोड़कर वो उन्हें भगाने लगे। चीखों की आवाजें इस तरफ से आ रही थी। दूसरे ही पल वो एक बड़ी सी गुफा के सामने पहुंच गए। चीखों की आवाज गुफा के अंदर से ही आ रही थी। दोनों ने घोड़े गुफा के मुहाने पर रोके और उछलकर घोड़ों से नीचे उतरे और फिर तलवारें निकालकर वो एक दूसरे के पीछे भागते हुए गुफा के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही वो एकदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक अजीब सा मंजर मौजूद था। एक बेहद खूबसूरत औरत गुफा के फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके ऊपर एक औरत झुकी हुई थी। ये देखने में तो औरत थी, लेकिन देखने में कोई दीवानी लगती थी। उसने फर्श पर पड़ी हुई औरत के बाल दोनों हाथों में पकड़े हुए थे और उन्हें बुरी तरह झिंझोड़ने के साथ साथ किसी अजीब सी जुबान में कुछ बड़बड़ा रही थी, जबकि वो औरत लगातार चीखें मार रही थी। लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि उसका शरीर हरकत नहीं कर रहा था। खबरदार रुक जाओ, कौन हो तुम? राजकुमार आसिफ ने चीखते हुए कहा। तो उस दीवानी ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें गहरी हो रही थी और वह लगातार बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसने उन्हें कोई जवाब ना दिया। है, जो मैं कह रहा हूं छोड़ो उसके बाल। राजकुमार आसिफ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। मगर उस दीवानी जैसी औरत ने जब बाल ना छोड़े तो राजकुमार आसिफ को बेहद गुस्सा आया। उसने तेजी से तलवार उस औरत के सिर पर घुमाई। वो उसे डराना चाहता था, लेकिन वो औरत अपने काम में लगातार लगी हुई थी। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, छोड़ो उसके बाल। मैं मिस्र का राजकुमार आसिफ हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। राजकुमार आसिफ को भी बेहद गुस्सा आया
और उसने चीखते हुए कहा। उसने अपने बारे में इसलिए बताया था कि उस औरत पर रौब पड़ सके, लेकिन जब उस दीवानी जैसी औरत ने कोई परवाह ना की तो राजकुमार आसिफ ने बहुत गुस्से की हालत में तलवार का वार पूरी ताकत से उस पर कर दिया। लेकिन ये वार राजकुमार आसिफ और मंत्री के बेटे असद के लिए बेहद हैरान करने वाला साबित हुआ, जब अचानक दोनों गायब हो गई। और ये दोनों गायब उस वक्त हुई जब राजकुमार आसिफ की तलवार उस औरत की गर्दन से टकराई। अब गुफा बिल्कुल खाली थी। ये क्या राज है? कौन थी ये? राजकुमार आसिफ ने हैरानी भरे लहजे में मंत्री के बेटे असद की तरफ इस तरह देखते हुए कहा जैसे उन दोनों को गायब करने में उसके ख्याल के मुताबिक मंत्री के बेटे असद का ही हाथ हो। असद ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में दोनों ही जादूगरनियां थी। आसिफ ने कहा, नहीं, कम से कम वो औरत जो फर्श पर पड़ी चीख रही थी जादूगरनी नहीं हो सकती। वो बेपनाह खूबसूरत थी। तुमने उसके चेहरे पर चमक देखी थी? ऐसा लगता था जैसे चेहरा ना हो, चमकता हुआ चांद हो। मेरी तो नजर ही ना हट रही थी। असद ने कहा, अगर आपने गौर किया हो तो मेरी नजर भी उसके चेहरे से ना हट रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। लेकिन अब आपने भी यही बात की है तो फिर निश्चित रूप से यही बात है। कहीं ये राजकुमारी महजबीन तो नहीं थी? असद ने कहा तो इस बार हैरानी से उछलने की बारी राजकुमार आसिफ की थी। राजकुमारी महजबीन का नाम सुनकर वाकई राजकुमार आसिफ उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजकुमारी महजबीन और यहाँ गुफा में, और फिर वो गायब क्यों हो गई? राजकुमार आसिफ ने हैरानी भरे लहजे में कहा। फिलहाल तो आपके इस सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये साफ निशानी राजकुमारी महजबीन की है कि उसके चेहरे पर इतनी चमक है कि जो पुरुष नजरें डालता है फिर नजरें नहीं हटा सकता। मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, वैसे ये सब कुछ इस कदर हैरतंगेज है कि कोई बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आओ यहां से चलें, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मंत्री का बेटा असद भी उसके साथ था। दोनों घोड़ों पर सवार होकर दोबारा राजधानी की तरफ बढ़ने लगे। उस सुनसान इलाके के बाद एक बड़ा जंगल आता था। उस जंगल के खत्म होने पर राजधानी की सीमा शुरू हो जाती थी। राजधानी पहुंचकर उन दोनों ने एक सराय में रहने का इंतजाम किया और वहां उन्होंने अपने नाम तो सही लिखवाए, लेकिन साथ ही अपने आप को मिस्र का व्यापारी लिखवाया। सराय बहुत अच्छी और साफ सुथरी थी, इसलिए उन्हें यहाँ के कमरे भी काफी पसंद आए। क्योंकि वो दोनों थक चुके थे, इसलिए खाना खाकर वो सोने के लिए कमरों में लेट गए। लेकिन राजकुमार आसिफ को थकावट के बावजूद नींद ना आ रही थी। उसकी आंखों में वो चीखने वाली औरत की शक्ल बार बार आ जाती, जिसे मंत्री का बेटा असद राजकुमारी महजबीन बता रहा था। अगर वो वाकई राजकुमारी थी तो फिर राजकुमार आसिफ को राजकुमारी महजबीन पसंद आ गई थी, और अब वो बिस्तर पर लेटे यही सोच रहा था कि इसी तरह वो राजकुमारी महजबीन के दिल से पुरुषों के बारे में नफरत का जज्बा निकाल ले, तब तो उसे शादी का प्रस्ताव दिया जा सकता था। अभी वो यही बातें सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और राजकुमार दस्तक की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। कौन है? राजकुमार ने उठकर बैठते हुए पूछा। मैं सराय का मालिक हूं हुजूर। महाराज के 2 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। बाहर से सराय के मालिक की आदर भरी आवाज सुनाई दी तो राजकुमार आसिफ और भी हैरान हो गया कि महाराज को कैसे पता चल गया कि वो व्यापारी नहीं राजकुमार है। ओह, क्या ये रूम देश जादूगरों का देश है? यहाँ सब कुछ ही हैरान करने वाला है। और फिर उठकर उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। बाहर वाकई सराय के मालिक के पीछे दरबारी कपड़े पहने हुए 2 आदमी मौजूद थे। अंदर आ जाइए, राजकुमार आसिफ ने एक तरफ हटते हुए कहा, और सराय का मालिक और दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने झुककर राजकुमार आसिफ को सलाम किया। महाराज आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपको अपने साथ लेने आए हैं। उनमें से एक ने झुककर बड़े आदर वाले अंदाज में कहा, लेकिन हम तो परदेसी व्यापारी हैं, हमारा महाराज से क्या संबंध हो सकता है?
राजकुमार आसिफ ने हैरान होकर कहा, ये तो हमें मालूम नहीं। सिर्फ इतना आदेश दिया गया है कि हजरत जी की सराय में जो 2 नए नौजवान व्यापारी आए हैं उन्हें महाराज का सलाम दिया जाए। आने वाले ने एक बार फिर आदर भरे लहजे में कहा, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथी को भी बुला लीजिए। राजकुमार आसिफ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उन्हें ले आता हूं हुजूर। सराय के मालिक ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। आप बाहर हमारा इंतजार करें, हम तैयार होकर अभी आते हैं। राजकुमार ने आने वालों से कहा और वो सिर झुकाकर सलाम करते हुए कमरे से बाहर चले गए। और राजकुमार ने सफर के कपड़े उतारकर थैले में से नए कपड़े पहने, कमर से तलवार बांधी और राजा से मिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बहरहाल ये नए कपड़े भी व्यापारियों जैसे ही थे, राजकुमारों जैसा नहीं था, लेकिन और खूबसूरत थे। उसी पल मंत्री का बेटा असद भी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये महाराज हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? असद ने हैरानी भरे लहजे में कहा, अब ये तो मिलने पर ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल क्या कहा जा सकता है? राजकुमार आसिफ ने जवाब दिया, मुझे अब यकीन आ गया है कि वो लड़की जिसे आपने उस दीवानी से बचाया था वो वाकई राजकुमारी महजबीन थी। और यहां जरूर राजा के जासूस हर जगह घूमते फिरते हैं जिन्होंने ये खबर महाराज तक पहुंचा दी। मंत्री के बेटे असद ने राजकुमार आसिफ से कहा तो वो हंसने लगा, तुम्हें तो ख्वाब में भी अब राजकुमारी महजबीन ही नजर आने लगी है। राजकुमार आसिफ ने हंसते हुए कहा, आप अब मुझ पर हंस रहे हैं, हंस लीजिए, लेकिन वहां जाकर आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे एक बात कहूं, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मंत्री के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज हो जाऊंगा? जब मैंने तुम्हें अपना दोस्त कह दिया है तो फिर नाराजगी की क्या बात हो सकती है? राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भी राजकुमारी महजबीन नजर आ रही है, लेकिन मैंने आपकी आंखों में राजकुमारी महजबीन के लिए जो चमक देखी है उसने मुझे बता दिया है कि आप राजकुमारी महजबीन को पसंद करने लगे हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बहरहाल राजकुमारी महजबीन पुरुषों से बहुत नफरत करती है। मंत्री के बेटे असद ने मुस्कुराते हुए कहा और राजकुमार ठहाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन मंत्री का बेटा देख रहा था कि उसकी बात सुनकर राजकुमार के चेहरे पर अनोखी सी चमक आ गई है। अब चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि महाराज ज्यादा देर इंतजार करके कहीं नाराज ही ना हो जाए और हम दोनों किसी जेल में फंसा दिए जाएं। राजकुमार आसिफ ने कहा, अरे नहीं, रूम का राजा बेहद दयालु और दानी है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूं कि हम पहली बार महाराज से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रिवाज के मुताबिक हमें राजा की सेवा में उपहार पेश करना होगा और हो सकता है वहां राजकुमारी महजबीन से भी मुलाकात हो जाए तो उसकी सेवा में भी उपहार पेश करना होगा। मंत्री के बेटे असद ने कहा तो राजकुमार आसिफ चौंक पड़ा। वाकई हमें तो इसका ख्याल ही नहीं रहा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मिस्र से आते हुए हमें इस बात का ख्याल था, इसलिए हम कुछ कीमती हीरे अपने साथ लाए थे जो अब काम आएंगे। राजकुमार आसिफ ने कहा और फिर उसने अपने थैले में से 2 खूबसूरत मखमली डिब्बियां निकाली और उन्हें जेब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो बग्गी पर सवार होकर शाही महल की तरफ जा रहे थे। राजकुमारी महजबीन की हालत देखने वाली थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था, आंखों से शोले निकल रहे थे और उसकी सहेलियां और सेविकाएं जो उस कमरे में मौजूद थी डर से कांप रही थी। आखिर हमें किस तरह इतने पहरे में से उठाकर वहां गुफा में ले जाया गया? किसने गद्दारी की है? हमें जरूर बेहोश किया गया था, वरना हम इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती थी? राजकुमारी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, राजकुमारी जी, यहां किसी को भी आपके जाने का पता नहीं चल सका, ना ही कोई गैर अंदर आया और ना गया। आपको तो बस शाही महल की बाहर की दीवार के पास लेटे हुए देखा गया, इससे ज्यादा तो किसी को नहीं मालूम। एक सहेली ने डरते डरते कहा, हम यहां बिस्तर पर सो रही थी
कि बस अचानक हमारी आंख खुली तो हम एक खौफनाक गुफा के फर्श पर पड़ी हुई थी और एक बड़े चेहरे वाली औरत हम पर झुकी हुई थी। उसने हमारे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। हमारा शरीर हरकत भी नहीं कर सकता था और हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे धीरे धीरे हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती जा रही हो। फिर अचानक यकायक 2 पुरुष अंदर दाखिल हुए। उनमें से जो आगे था उसने उस दीवानी पर तलवार से वार किया तो हमारी आंखें एकदम बंद हो गई और फिर जब हमारी आंख खुली तो हम शाही महल की दीवार के पास मौजूद थे और तुम सब हम पर झुकी हुई थी। बोलो ये सब कैसे हो गया? राजकुमारी महजबीन ने पैर पटकते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब दे सकता, अचानक एक सेविका अंदर दाखिल हुई और उसने झुककर राजकुमारी को सलाम करते हुए महाराज के आने की खबर दी। राजा के आने की खबर सुनकर कमरे में मौजूद तमाम औरतें दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद बूढ़ा राजा अंदर दाखिल हुआ तो राजकुमारी अपने पिता के सामने आदर से झुक गई। जीती रहो राजकुमारी, तुम्हारे बारे में हमें खबर मिल गई थी और तुमने हमें जो विस्तार से बताया था कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर भी मिल गई थी और हमारे आदमी ने हमें यह खबर भी पहुंचा दी है कि जिन दोनों जवानों के ऐन वक्त पर उस गुफा में पहुंचने की वजह से तुम्हारी जान बच गई है, वो यहाँ हजरत जी की सराय में मौजूद थे। हमने उन्हें तुरंत अपने महल में बुला लिया है ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके। हमारा ख्याल है कि इस मुलाकात के वक्त अगर पर्दे के पीछे तुम भी मौजूद रहो तो उनकी वाकई इज्जत बढ़ेगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वह दोनों नौजवान किसी भी पल पहुंचने वाले हैं। राजा ने कहा। राजकुमारी ने कहा, महाराज हम पर्दा तो नहीं करती, इसलिए हम अगर जाएंगी तो पर्दे के पीछे क्यों बैठें, हम आपके साथ बैठेंगी। लेकिन हमें एक बात की अब तक समझ नहीं आई कि हमारे साथ 2 बार ऐसा वाकया पेश आ चुका है और हर बार हमें बचाने के लिए वही आदमी आया और हर बार हम पर हमला करने वाली वही औरत थी। आखिर क्या राज है? राजकुमारी ने उलझे हुए लहजे में कहा। 2 बार? क्या मतलब? हम समझे नहीं। राजा ने बेहद हैरानी भरे अंदाज में चौंक कर पूछा और राजकुमारी ने उनके सामने हिरण का पीछा करते हुए गुफा में जाने वाला और फिर अपने साथ पेश आने वाला वाकया विस्तार से सुना दिया। ओह, शिकार में तो अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम कह रही हो कि वो औरत और पुरुष दोनों हर बार एक ही थे। ये बात हमारी समझ में भी नहीं आई। राजा ने हैरान होकर कहा, आपको मालूम है हम पुरुषों से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए अगर इन घटनाओं के अलावा और कोई बात हुई होती तो हम कभी उन युवकों के सामने नहीं जाते। लेकिन अब हम जरूर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या राज है। राजकुमारी ने सिर हिलाते हुए कहा और राजा ने भी सिर हिला दिया। ठीक है, तुम तैयार रहना, जब वे दोनों आएंगे हम तुम्हें खबर भेज देंगे, राजा ने कहा और फिर वापस मुड़ गए। राजकुमारी उन्हें अपने कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आ गई और फिर वापस मुड़ गई। कुछ पल वो अकेली कमरे में टहलती रही और सोचती रही। फिर उसने जोर से ताली बजाई तो दरवाजे में से एक हथियारबंद औरत अंदर आई और राजकुमारी के सामने झुक गई। जी राजकुमारी जी, हथियारबंद औरत ने बड़े आदर से कहा। बूढ़ी अम्मा से कहो कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, राजकुमारी ने कहा और हथियारबंद औरत प्रणाम करके कमरे से बाहर चली गई। राजकुमारी उस बूढ़ी अम्मा का बहुत सम्मान करती थी। ये रूम देश की सबसे बूढ़ी औरत थी और कहा जाता है कि ये किसी जमाने में बहुत बड़ी जादूगरनी थी। लेकिन फिर भगवान के किसी भले आदमी से उसकी मुलाकात हुई और उसने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके जादू का उस भले आदमी पर कोई असर नहीं हुआ तो वो बहुत हैरान हुई। जिस पर उस भले आदमी ने उसे बताया कि जादू वगैरह सब शैतान के तरीके हैं और जो भगवान का अच्छा भक्त हो उस पर शैतान के इन तरीकों का कोई असर नहीं होता और जादू करने वाले पुरुषों और औरतों का ठिकाना नर्क होता है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने जादू से हमेशा के लिए तौबा कर ली और फिर उस भले आदमी ने उससे शादी कर ली और ये बूढ़ी अम्मा भी उस भले आदमी से शादी के बाद
बहुत पूजा पाठ करने वाली और अच्छी हो गई, और बूढ़ी अम्मा ने इतनी पूजा की और इतनी नेकी की कि भगवान ने उसे जादू से भी बड़ी शक्तियां दे दी। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उन शक्तियों को हमेशा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। फिर वो आदमी मर गया और वो अकेली रह गई और बहुत बूढ़ी हो गई, और जंगल में उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई न रहा। तो एक रोज राजकुमारी शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गई, और जब उसे सारी बात का पता चला तो वो बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर अपने महल में आ गई। और अब बूढ़ी अम्मा उसके महल के एक कोने में रहती थी, जहां बहुत सी दासियां उसकी सेवा करती थी। बूढ़ी अम्मा हमेशा राजकुमारी को दुआएं देती रहती थी, और राजकुमारी को भी जो मुश्किल या परेशानी होती वो भी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाती, और बूढ़ी अम्मा उसकी सारी परेशानी दूर कर देती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई अंदर आई। आओ बूढ़ी अम्मा, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। हम आज बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ आने का कष्ट दिया है, वरना हम खुद वही तुम्हारे पास आ जाते। राजकुमारी ने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मुझे आपकी सेवा करके दिली खुशी होती है। आप बताएं आपको क्या परेशानी है। बूढ़ी अम्मा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और राजकुमारी ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए उसे दोनों घटनाएं विस्तार से बता दी। बूढ़ी अम्मा चुपचाप बैठी राजकुमारी की बात सुनती रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली। काफी देर तक वो इसी तरह आंखें बंद किए बैठी रही। फिर उसने आंखें खोली तो उसकी बूढ़ी आंखों में अनोखी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। राजकुमारी जी, जो कुदरत के नियम को बदलने की कोशिश करता है, हालात खुद ब खुद उसके खिलाफ होने लगते हैं। ये कुदरत का खेल है। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? हम तुम्हारी बात समझ नहीं सके। राजकुमारी ने बहुत ही हैरानी भरे लहजे में कहा, राजकुमारी जी, हमें मालूम है कि आपको पुरुषों से बहुत नफरत है, और जिसकी जुबान पर किसी पुरुष का नाम आ जाए आप उसको तुरंत मरवा देती है, जबकि ये कुदरत के नियम के खिलाफ है कि किसी से बिना किसी वजह के नफरत की जाए। इसलिए कुदरत ने अब ऐसे हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं कि आपकी ये नफरत खत्म हो जाए। आप भी कुदरत के नियम के मुताबिक अपनी आगे की जिंदगी गुजार सके। लेकिन अभी उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें और परेशानियां मौजूद हैं। लेकिन ये मुश्किलें और परेशानियां आपके लिए नहीं है, बल्कि आपकी खातिर उन्हें कोई दूसरा बर्दाश्त करेगा। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, और राजकुमारी हैरानी भरे अंदाज में पलके झपकाती रह गई। उसकी समझ में बूढ़ी अम्मा की एक बात भी नहीं आई। आप ये कैसी पहेलियां बुझा रही है? हमारी समझ में तो आपकी बातें नहीं आ रही। आप खुलकर बात करें। राजकुमारी ने उलझे हुए स्वर में कहा, अगर आप नाराज न होने का वादा करें तो मैं खुलकर सारी बात बता दूं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बूढ़ी अम्मा, हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई बात कहो और हम नाराज हो जाएं? तुम खुलकर बात करो, तुमने तो अपनी बातों से हमें और उलझा दिया है। राजकुमारी ने सिर हिलाते हुए कहा, राजकुमारी जी, पहली घटना की सच्चाई तो यह है कि आपकी पुरुषों से नफरत दूर करने के लिए राजा ने प्रधानमंत्री की सलाह से एक नाटक खेला था। हिरन सिखाया हुआ था। वो आपको साथ लेकर उस गुफा में गया जहां एक औरत ने आपको डराया, जबकि दूसरी औरत ने एक पुरुष का रूप बदलकर आपकी जान बचाई। इस सारे नाटक का मकसद सिर्फ इतना था कि इस तरह अलग अलग नाटक करके आपके दिमाग से पुरुषों के लिए नफरत दूर की जा सके, क्योंकि राजा आपकी तरफ से बेहद परेशान है और जनता में भी इसी वजह से बड़ी बेचैनी फैली हुई है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओह, तो ये बात है, तो ये सारा नाटक था। लेकिन दूसरी घटना? राजकुमारी ने बड़े संतुष्ट लहजे में कहा, अब आइए दूसरी घटना की तरफ। यहां से कुदरत का खेल शुरू हुआ है। मिस्र देश का राजकुमार आसिफ अपने आप को दुनिया में सबसे सुंदर समझता था, और जो उसके सामने किसी और की खूबसूरती की तारीफ कर देता उसे मरवा दिया जाता। इसलिए डर के मारे सब लोग राजकुमार आसिफ की खूबसूरती की तारीफें ही करते रहते।
लेकिन एक रोज उसके नए दोस्त ने सारी सभा के सामने आपका नाम लेकर कहा कि आप राजकुमार आसिफ से ज्यादा सुंदर हैं। इस पर राजकुमार आसिफ गुस्से से भड़क उठा। उसने उस आदमी को जेल में डाल दिया। लेकिन चूंकि ये सारा खेल कुदरत का था, इसलिए उस आदमी के जेल में चले जाने के बावजूद राजकुमार आसिफ के दिल में आपका ख्याल बार बार आने लगा। इसलिए उसने अपने दोस्त वजीर के बेटे असद को बुलाया, जिसे भगवान ने बहुत बुद्धि दी है। उसने राजकुमार को बताया कि आप वाकई बहुत सुंदर हैं और आपकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी बता दिया कि आप पुरुषों से सख्त नफरत करती हैं, लेकिन किसी को इसकी वजह नहीं पता है। इस पर राजकुमार आसिफ बेहद हैरान हुआ और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो आपके देश में आकर आपसे पुरुषों से नफरत की वजह पता करेगा और उस नफरत को दूर कर देगा। दूसरी घटना में जिस पुरुष ने आपको उस राक्षसी जैसी औरत से बचाया था, वो मिस्र का राजकुमार आसिफ था। उसके साथ वजीर का बेटा असद था। दोनों व्यापारियों के भेष में यहां आए हैं। बूढ़ी अम्मा ने विस्तार बताते हुए कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा दोनों बार बचाने वाले की शक्ल एक ही थी। ये कैसे संभव हो गया? राजकुमारी ने हैरानी भरे लहजे में कहा। इसी को तो कुदरत का खेल कहते हैं। जिस औरत ने पुरुष का रूप बदला, संयोग से उसने राजकुमार आसिफ वाली शक्ल बना ली। हालांकि उसने राजकुमार आसिफ को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक खूबसूरत शहजादा बनना था। इसलिए उसकी शक्ल राजकुमार आसिफ से मिल गई। क्योंकि ये बात तय है कि जिस तरह औरतों में आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं, उसी तरह पुरुषों में राजकुमार आसिफ सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन बूढ़ी अम्मा दोनों बार मुझ पर हमला करने वाली औरतों की शक्ल भी एक जैसी थी। और दूसरी बात यह कि आपने अब तक नहीं बताया कि मैं यहां बिस्तर पर लेटे वहां गुफा में कैसे पहुंच गई। और चलो, पहली बार तो नाटक था, लेकिन दूसरी बार मुझ पर हमला करने वाली कौन थी और उसने क्यों हमला किया? राजकुमारी महजबीन ने पूछा। ये इस खेल का तीसरा हिस्सा है। रूम देश के करीब एक सुनसान इलाका है जहां एक जादूगरनी रानी का राज है। उस जादूगरनी रानी का नाम बदरबख्त है। उसने छोटे छोटे इलाके जादू के जोर पर जीतकर अपनी रियासत में शामिल किए हुए हैं। फिर उसके दिल में रूम की रानी बनने का शौक आया तो उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि रूम देश पर हमला करके रूम देश पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन उसका सेनापति बेहद बुद्धिमान आदमी था। उसने जादूगरनी रानी को बताया कि चूंकि रूम देश का राजा बहुत नेक दिल इंसान है और उसे बहुत से नेक बुजुर्गों की दुआएं हासिल हैं, इसलिए जादू देवता ने रूम देश पर हमले से मना किया हुआ है और रूम देश पर रानी बदरबख्त का जादू भी नहीं चल सकता। वरना पहले यही करती थी कि जिस देश पर उसने हमला करना होता था, उसकी फौज को जादू के जोर से बेहोश कर देती थी और फिर आसानी से अपनी फौज से हमला करके उस देश पर कब्जा कर लेती थी। लेकिन रूम देश पर वाकई उसका ये दाव नहीं चल सकता था और क्योंकि उसकी फौज बेहद छोटी थी, इसलिए वो रूम देश की फौज से लड़कर मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसके बुद्धिमान सेनापति ने उसे एक और रास्ता बताया कि वो अकल की मदद से रूम देश पर कब्जा करे। उसने बताया कि रूम देश की राजकुमारी महजबीन चूंकि पुरुषों से नफरत करती है, इसलिए अगर रानी बदरबख्त वहां जाकर राजकुमारी महजबीन पर जादू करके उसके शरीर पर कब्जा करे तो वो खुद राजकुमारी महजबीन बन जाएगी। इसे काया पलट कहा जाता है। बहरहाल वो रानी बदरबख्त यहाँ आई। उसने जादू के जोर से आपको यहाँ बिस्तर से अगवा किया, लेकिन उसका जादू चूंकि लंबी दूरी तक काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने आप को जादू के जोर से यहाँ बिस्तर से अगवा करके शाही महल की दीवार के बाहर मंगवा लिया। इसके बाद वहीं से आपकी आत्मा को जादू के जोर पर एक सुनसान गुफा में ले गई। आप शारीरिक तौर पर शाही महल की दीवार के पास पड़ी थी, लेकिन आपकी आत्मा बिल्कुल आपकी हमशक्ल थी। गुफा में पहुंच गई और ये जादू का कानून है कि जब आत्मा को ले जाया जाता है तो बाकी रहने वाला शरीर किसी को नजर नहीं आता,
बल्कि वो आत्मा ही देखने वाले को असली शरीर नजर आता है। गुफा में ले जाकर रानी बदर बख्त ने आप पर जादू शुरू कर दिया। वो आपके ऊपर कब्जा करके खुद राजकुमारी महजबीन का रूप धरना चाहती थी, ताकि राजा को मारकर रूम देश पर कब्जा करे। क्योंकि आप पुरुषों से नफरत करती हैं, इसलिए जाहिर है पुरुष आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इस तरह रानी बदर बख्त का जादू काम करता रहेगा और वो रूम देश की भी मालकिन बन जाएगी। लेकिन जब वो आपके बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़े आप पर कब्जा कर रही थी, तो आपकी आत्मा ने तकलीफ की वजह से चीखना शुरू कर दिया। इन्हीं चीखों की वजह से तो वो आपको सुनसान जगह पर ले गई थी, ताकि कोई चीखें सुनकर आपकी मदद को ना आ सके। लेकिन ये किस्मत की बात है कि उसी पल राजकुमार आसिफ और उसका दोस्त वजीर का बेटा असद वहां से गुजर रहे थे। आपकी चीखें सुनकर वो दोनों गुफा में पहुंचे और आपको बचाने के लिए राजकुमार आसिफ ने रानी बदर बख्त पर तलवार का वार किया। जैसे ही तलवार का वार हुआ, रानी बदर बख्त का जादू खत्म हो गया। आपकी आत्मा आपके शरीर में पहुंच गई और रानी बदर बख्त वापस अपनी रियासत में भाग गई। जैसे ही आपकी आत्मा आपके शरीर में पहुंची, आपका शरीर नजर आने लग गया। इस तरह वहां मौजूद आपकी रक्षक औरतों को आप नजर आ गई और वो आपको उठाकर यहां ले आई। इधर राजा को भी इस घटना की खबर मिल गई। अब ये कुदरत का खेल है कि जिस वक्त राजकुमार आसिफ ने रानी बदर बख्त पर तलवार का वार किया था, ठीक उसी वक्त राजा का एक जासूस भी वहां से गुजर रहा था। उसने छुपकर एक सुराग से ये सारा किस्सा देखा और फिर वो राजकुमार आसिफ और वजीर के बेटे असद के पीछे छुपकर चलता हुआ शहर में आया। और जब ये दोनों हजरत जी की सराय में ठहर गए, तो उसने जाकर राजा को सारी घटना की खबर दे दी। उसने यही समझा था कि आपको शायद ये दोनों व्यापारी अगवा करके ले गए थे, लेकिन राजा ने फौरन शाही ज्योतिषी से असली मामला पता किया, तो शाही ज्योतिषी ने सारी बात बता दी। इस तरह राजा को पता चल गया कि ये दोनों बेकसूर हैं, और अगर राजकुमार आसिफ ऐन वक्त उस रानी बदर बख्त पर तलवार का वार न करता, तो वो आप पर कब्जा कर लेती। इसलिए राजा ने उन दोनों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें बुलाया और आपको भी मजबूर किया कि आप भी उनसे मिले। बूढ़ी अम्मा ने रुक रुक कर और धीरे धीरे पूरी कहानी बता दी और राजकुमारी महजबीन की आंखें हैरानी से फैलती चली गई। उसे सपने में भी इन सारी घटनाओं की उम्मीद न थी। ओ बूढ़ी अम्मा, ये तो बहुत ही खतरनाक बातें हैं। वो दुष्ट रानी तो फिर भी वार करेगी, फिर हम क्या करेंगे? आप हमें उन हमलों से बचाएं। राजकुमारी महजबीन ने डरते हुए कहा, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है राजकुमारी जी। खेल ही दूसरा शुरू हो गया है। रानी बदर बख्त राजकुमार आसिफ पर बेहद गुस्सा है कि उसने उसका जादू खराब कर दिया है, लेकिन चूंकि वो जादू देवता से छुपकर ये काम कर रही थी, इसलिए पुरुष की तलवार लगते ही न सिर्फ उसका जादू टूट गया है, बल्कि वो 7 दिनों तक जादू से भी वंचित हो गई है। लेकिन इस गुस्से के साथ साथ एक और बात भी हुई है, और वो ये है कि वह राजकुमार आसिफ को पसंद भी करने लगी है। इसलिए अब उसने एक और फैसला किया है कि 7 दिनों बाद वो राजकुमार आसिफ को अगवा करेगी और फिर राजकुमार आसिफ के सामने 2 बातें रखेगी कि या तो राजकुमार आसिफ उससे शादी कर ले या फिर वो राजकुमार आसिफ को मार डालेगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तो क्या राजकुमार आसिफ उससे शादी पर तैयार हो जाएगा? राजकुमारी महजबीन ने चौंक कर पूछा, लेकिन उसके लहजे में हल्के से गुस्से के असर मौजूद थे, जैसे उसे राजकुमार आसिफ का रानी बदर बख्त के साथ शादी की बात पसंद न आई हो। अब यह फैसला तो राजकुमार आसिफ ने ही करना है। बूढ़ी अम्मा ने गौर से राजकुमारी महजबीन को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हरगिज नहीं, हम राजकुमार आसिफ को कभी उस दुष्ट रानी से शादी नहीं करने देंगे। राजकुमारी ने बहुत ही गुस्से में कहा और बूढ़ी अम्मा हल्के से अंदाज में हंस पड़ी। राजकुमारी जी, आपका भला राजकुमार आसिफ से क्या संबंध? वैसे अगर आप पुरुषों से नफरत करती हैं, आपको तो इस मामले में सोचना भी नहीं चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमारा ये मतलब नहीं था। हमारा वाकई
उससे क्या ताल्लुक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राजकुमारी महजबीन ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा और बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा दी। एक बात आखिर में बता दूं, मुझे यकीन है कि आप नाराज न होंगी। राजकुमार आसिफ आपको पसंद करने लगा है, वो आपसे शादी का भी इच्छुक है। बूढ़ी अम्मा ने हाथ में पकड़ी हुई लाठी पर जोर देकर उठते हुए कहा, ओ उसकी ये हिम्मत, हम उसे कत्ल कर देंगे। हम पुरुषों से सख्त नफरत करती है, राजकुमारी ने बड़े गुस्से वाले लहजे में कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और खामोशी से प्रणाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राजकुमार आसिफ और वजीर के बेटे असद को शाही महल के खूबसूरत कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया और उन्हें बताया कि थोड़ी देर बाद उन्हें राजा के सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें वहां जब बैठे बैठे काफी देर हो गई और राजा से उनकी मुलाकात न हो सकी तो राजकुमार आसिफ को गुस्सा आने लगा। हमें वापस चलना चाहिए, ये हमारा अपमान है, राजकुमार आसिफ ने बहुत गुस्से वाले लहजे में कहा। राजकुमार जी, आप इस वक्त एक व्यापारी के रूप में हैं, मिस्र के राजकुमार के रूप में नहीं, इसलिए आपका गुस्सा बेकार है, वजीर के बेटे असद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राजकुमार ने सिर हिला दिया, उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। थोड़ी देर बाद पहरेदार ने आकर खबर दी कि राजा ने उन्हें मुलाकात की इजाजत दे दी है और फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर एक और बड़े शाही अंदाज में सजाए हुए कमरे में पहुंच गए। यहाँ एक खूबसूरत ऊंची गद्दी वाली कुर्सी पर बूढ़ा राजा बैठा हुआ था, जबकि उसके दाएं हाथ पर एक और खूबसूरत कुर्सी पर राजकुमारी महजबीन भी मौजूद थी। उसने चेहरे के आधे हिस्से पर हल्के सुनहरे रंग का पर्दा डाला हुआ था, लेकिन इस पर्दे की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। दूसरी तरफ एक और बूढ़ा बैठा हुआ था, जो अपने कपड़ों की वजह से प्रधानमंत्री लग रहा था। राजकुमार आसिफ और वजीर के बेटे असद के लिए सामने दो खूबसूरत कुर्सियां रखी गई थी। राजकुमार आसिफ और वजीर के बेटे असद ने सलाम किया तो राजा ने सलाम का जवाब देते हुए उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। हम राजा की सेवा में चूंकि पहली बार हाजिरी दे रहे हैं, इसलिए अपने देश के रिवाज के मुताबिक हम राजा और राजकुमारी जी की सेवा में छोटा सा उपहार पेश करना चाहते हैं। राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाजत है, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा और राजकुमार आसिफ ने जेब से सुनहरे रंग की एक मखमली डिबिया निकाली और फिर उसे खोलकर उसने बड़े आदर से राजा के सामने कर दी। डिबिया के अंदर बड़े खूबसूरत और अनमोल हीरा चमक रहा था। ओ बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा और कीमती तोहफा है, बहुत बहुत शुक्रिया, राजा ने डिबिया लेते हुए खुशी भरे लहजे में कहा। वाकई हीरा बेहद कीमती और अनमोल था। राजा उसे पाकर वाकई खुश हुआ था। ये छोटा सा तोहफा राजकुमारी जी की सेवा में हमारी तरफ से पेश कर दीजिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि राजकुमारी जी पुरुषों से नफरत करती हैं, इसलिए हम सीधे उनकी सेवा में कोई चीज पेश करते हुए डर रहे हैं कि कहीं राजकुमारी जी नाराज न हो जाए। राजकुमार आसिफ ने जेब से दूसरी डिबिया निकाली जिसका रंग गहरा लाल था और फिर उसे खोलकर उसने ये डिबिया भी राजा की तरफ बढ़ा दी। उसमें पहले हीरे से भी ज्यादा खूबसूरत, कीमती और अनमोल हीरा था। ओ हमें दिखाइए, ये तो बहुत ही खूबसूरत हीरा है, राजकुमारी महजबीन ने बेचैन होकर एकदम कहा, क्योंकि उसे खूबसूरत और अनमोल हीरों से बहुत ज्यादा लगाव था। उसके पास कीमती और अनमोल हीरों का काफी बड़ा भंडार मौजूद था, लेकिन ये हीरा उन सबसे ज्यादा कीमती, खूबसूरत और अनमोल था। इसलिए राजकुमारी न चाहने के बावजूद बोलने पर मजबूर हो गई थी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है राजकुमारी जी, राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े आदर से डिबिया राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजा और प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए कि कहा तो राजकुमारी किसी पुरुष को देखने तक को तैयार न थी और कहा वो एक पुरुष से तोहफा भी कबूल कर रही थी। लेकिन दोनों के चेहरों पर खुशी के भाव उभर आए थे। अब है तो ये व्यापारी, लेकिन आपका अंदाज,
और ये कीमती तोहफा बता रहा है कि आप कोई मामूली व्यापारी नहीं हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? राजकुमारी भी मुस्कुराकर राजकुमार आसिफ को देखने लगी। हम इस वक्त तो व्यापारी ही हैं, राजकुमार आसिफ ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। इस वक्त का क्या मतलब? खुलकर बात करो। अचानक राजकुमारी ने ऊंची आवाज में कहा और राजा और प्रधानमंत्री एक बार फिर हैरान रह गए कि राजकुमारी महजबीन एक पुरुष से बात भी कर रही थी। वो बात कहने की तो नहीं, लेकिन हम झूठ बोलने को तैयार नहीं हैं। इसलिए सच बात यह है कि हम असल में मिस्र देश के राजकुमार आसिफ हैं और ये हमारे दोस्त वजीर के बेटे असद हैं। हम चूंकि सरकारी तौर पर यहां नहीं आए, इसलिए हम व्यापारियों के रूप में आए हैं। राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो तुम राजकुमार हो? बहुत खूब, फिर तो हमें बेहद खुशी हुई है। तुमने राजकुमारी महजबीन की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। अब तुम सराय में रहने की बजाय हमारे पास यहाँ शाही महल में रहोगे। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमार को गले से लगाते हुए कहा और राजकुमार ने उनका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद राजकुमार आसिफ और वजीर के बेटे असद दोनों ही शाही महल के मेहमान खाने में पहुंच गए। राजकुमार आसिफ तो बेहद खुश था, क्योंकि राजकुमारी ने न सिर्फ उसका तोहफा कबूल कर लिया था, बल्कि उससे बात भी की थी। और वो उन्हीं खुशगवार ख्यालों में डूबा हुआ बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसके कमरे के रोशनदान से लाल रंग का गोला सा निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। गोला बिजली जैसी तेजी से राजकुमार आसिफ के शरीर से टकराया और दूसरे ही पल राजकुमार आसिफ का शरीर अपने बिस्तर से गायब हो चुका था। रानी बदर बख्त का चेहरा गुस्से की वजह से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वो इस वक्त अपने महल के खास कमरे में एक खूबसूरत सिंहासन पर बैठी हुई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि दरवाजे पर पड़ा हुआ भारी पर्दा हिला और रानी बदर बख्त का सलाहकार आरिश, जो पहले उसका सेनापति था, अंदर दाखिल हुआ। आज हम अपने हाथों से तुम्हारी बोचियां उड़ाएंगे, रानी बदर बख्त ने बहुत गुस्से की हालत में चीखते हुए कहा। गुलाम से क्या गलती हो गई है महारानी? आरिश ने झुककर कांपते हुए लहजे में कहा। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। तुम्हारे सलाह पर मैंने अमल किया, नतीजा देख रहे हो कि 7 रोज के लिए मेरा जादू भी खत्म हो गया और मैं नाकाम और निराश होकर वापस आ गई हूं। रानी बदर बख्त ने गुस्से भरे लहजे में कहा। महारानी, ये तो संयोग था कि मिस्र का राजकुमार आसिफ वहां से गुजर रहा था और उसने आप पर तलवार का वार किया, जिससे आपका जादू खत्म हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है महारानी? आरिश ने कहा। मिस्र का राजकुमार आसिफ? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रानी बदर बख्त ने चौंक कर पूछा। मैं लतोश बाबा के पास बैठा हुआ था और आपको मालूम तो है कि लतोश बाबा के जादू के गोले में सारी दुनिया की घटनाएं नजर आती रहती हैं। आरिश ने आदर भरे लहजे में जवाब दिया। ओ, लतोश बाबा का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, और वो मिस्र का राजकुमार था। मिस्र भी तो रूम जितना बड़ा देश है। अगर रूम की बजाय हम मिस्र जीत ले तो ज्यादा अच्छा होगा, रानी बदर बख्त ने बड़बड़ाते हुए कहा। आपका गुलाम आपकी बात समझ नहीं सका महारानी, आरिश ने हैरान होकर पूछा। अगर वो वाकई मिस्र का राजकुमार है तो फिर हम फौरन उस राजकुमार से शादी करना चाहते हैं। आखिर हमने शादी तो करनी ही है। पहले हमारा ख्याल था कि हम किसी बड़े जादूगर से शादी करेंगी, लेकिन अब हमने फैसला बदल दिया है। राजकुमार आसिफ बेहद हसीन और खूबसूरत पुरुष है और फिर मिस्र जैसे बड़े देश का राजकुमार भी है। अगर हम उससे शादी कर ले तो हम खुद ब खुद मिस्र की रानी बन सकती है। बहुत खूब, ये तरकीब अच्छी रहेगी, रानी बदर बख्त ने खुश होते हुए कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है महारानी। राजकुमार आसिफ मिस्र के बूढ़े राजा का एकलौता बेटा और उत्तराधिकारी है और पूरी दुनिया के राजकुमारों में सबसे सुंदर है। लेकिन महारानी, लतोश बाबा ने मुझे बताया है कि राजकुमार आसिफ मिस्र से रूम आया भी इसीलिए है
कि वो रूम की राजकुमारी महजबीन के दिल से पुरुषों के लिए नफरत निकालकर उससे शादी कर सके। और जब से उसने राजकुमारी महजबीन को देखा है, उसका ये फैसला और ज्यादा पक्का हो गया है। इधर राजकुमारी महजबीन के दिल में भी राजकुमार आसिफ के लिए पसंद पैदा हो गई है। आरिश ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मैं उसे और ज्यादा सजा दूंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है। तुम ऐसा करो, लतोश बाबा को मेरे पास भेजो ताकि वो मुझे सलाह दे कि मैं कैसे राजकुमार आसिफ के साथ शादी कर सकती हूँ। रानी बदर बख्त ने सिर हिलाते हुए कहा और आरिश प्रणाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। ये तो राजकुमार आसिफ के लिए सौभाग्य की बात है कि उसकी शादी रानी बदर बख्त से हो जाए। वो उस चुड़ैल राजकुमारी महजबीन से क्यों शादी करेगा? रानी बदर बख्त ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद आरिश दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक डरावनी शक्ल वाला बूढ़ा भी था, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार पड़ा हुआ था। उसने काले रंग का लंबा सा चोगा पहन रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और फटी हुई थी, जबकि सिर पर मौजूद सफेद बाल सरकंडों की तरह सीधे खड़े थे। ये लतोश बाबा था, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा जादूगर था और जिसने जादू के घमंड में एक बार जादू देवता से मुकाबला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में जादू देवता ने उसे फटकार दिया और न सिर्फ उसकी शक्ल डरावनी हो गई, बल्कि उसका जादू भी खत्म हो गया। फिर कई सालों तक वो जादू देवता से माफी मांगता रहा और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता रहा। तब जादू देवता ने उस पर रहम खाकर उसे थोड़ा सा जादू दोबारा दे दिया, लेकिन साथ ही उस पर पाबंदी लगा दी कि वो अब जादू नगरी में नहीं रह सकता। इसलिए वो रानी बदर बख्त के पास आ गया और तब से यही रहने लगा था। रानी बदर बख्त लतोश बाबा की दूर की रिश्तेदार लगती थी, इसलिए रानी बदर बख्त ने उसे अपने पास रख लिया था और वो अक्सर इससे अहम मामलों में सलाह भी लेती रहती थी। आओ लतोश बाबा, इधर मेरे पास बैठो, रानी बदर बख्त ने कहा और लतोश बाबा प्रणाम करके सिंहासन के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि आरिश सिंहासन के सामने कालीन पर आदर भरे अंदाज में बैठ गया। और रानी बदर बख्त ने उसे सारी बात बता दी और अपना फैसला भी सुना दिया। बिल्कुल सही फैसला किया है, मलका आलिया ने कहा। शहजादा आसिफ वाकई खूबसूरत जवान है और हमारी मलका आलिया के लिए बिल्कुल सही पति साबित होगा। लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है? लतोश बाबा ने जवाब दिया। रानी बदर बख्त ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आरिश ने बताया है कि राजकुमार आसिफ उस राजकुमारी महजबीन से शादी करना चाहता है। मेरा जादू भी 7 दिनों के लिए खत्म हो चुका है, वरना मैं खुद उन दोनों को सीधा कर लेती। इसलिए अब तुम ऐसा करो कि उन दोनों को अपने जादू के जोर से यहां मंगवा लो, ताकि मैं उस चुड़ैल राजकुमारी का अंत कर दूं और राजकुमार आसिफ से शादी कर लूं। मुझे डर है कि अगर 7 दिन बीत गए तो हो सकता है वे दोनों शादी कर लें। और तुम जानते हो कि कोई जादूगरनी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसकी पहले शादी हो चुकी हो। लतोश बाबा ने जवाब दिया, मैं जानता हूं महारानी, लेकिन एक और बात भी बता दूं कि राजकुमार आसिफ को आप मजबूर नहीं कर सकती कि वो जरूर आपसे शादी करे। हाँ, अगर वो खुद चाहे तभी शादी हो सकती है, वरना जादू देवता आपसे नाराज हो जाएगा। चूंकि राजकुमार आसिफ उसी राजकुमारी महजबीन से शादी करने का इच्छुक है, इसलिए वो आपसे शादी करने पर राजी नहीं होगा। रानी बदर बख्त ने परेशान होते हुए कहा, ओह, अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो यही सोचा था कि अगर वो राजी नहीं होगा तो मैं जादू के जोर से उसे शादी के लिए मजबूर कर दूंगी। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। लतोश बाबा ने उसे सलाह देते हुए कहा, उसका एक रास्ता यह है महारानी कि राजकुमार आसिफ खुद शादी के लिए तैयार हो जाए। आप ऐसा करें कि राजकुमार आसिफ को बांध दें और फिर उसके सामने उस राजकुमारी महजबीन को कोड़ों से पीटे और उस पर बहुत जुल्म करें। राजकुमारी को इतने जुल्म से बचाने के लिए खुद ही आपसे शादी पर राजी हो जाए। एक बार वो राजी हो गया तो फिर आप बाद में जबरदस्ती भी
उससे शादी कर सकेंगी। रानी बदरबख्त ने खुशी से उछलते हुए कहा, ओह, ये ठीक सलाह है। मैं उन दोनों को कैद करके उस चुड़ैल राजकुमारी महजबीन पर इतना जुल्म करूंगी कि राजकुमार आसिफ खुद ही चीख कर मुझसे शादी का ऐलान कर देगा। लतोश बाबा ने कहा, ठीक है, फिर मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने कमरे में जाकर जादू शुरू करता हूं। चूंकि रूम देश यहां से काफी दूर है, इसलिए मुझे कुछ देर बैठकर जादू करना पड़ेगा। बहरहाल उन्हें यहां कहां रखना है वो मुझे बता दे। जब वे यहां पहुंचेंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगा। रानी बदरबख्त ने कहा, उन्हें मेरे खास तहखाने में रखो जहां जुल्म करने की हर चीज मौजूद है। इतना कहकर लतोश बाबा सिर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जब राजकुमार आसिफ की आंखें खुली तो वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो शाही महल के मेहमान खाने में बिस्तर पर लेटा हुआ था और रोशनदान से कोई लाल गोला उससे आकर टकराया था। लेकिन अब वो एक खौफनाक कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो ये देखकर भी हैरान रह गया कि सामने एक खंभे के साथ राजकुमारी महजबीन भी रस्सियों से बंधी हुई खड़ी नजर आ रही थी। राजकुमारी महजबीन की आंखें बंद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े खौफनाक भाले और नेजे लटके हुए थे। मैं कहां आ गया हूं? ये कौन सी जगह है? राजकुमार आसिफ ने सोचा, लेकिन जाहिर है वहां कोई उसकी बात का जवाब देने वाला नहीं था। राजकुमार आसिफ ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इस तरह बंधी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। उसी समय दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार आसिफ ने चौंक कर देखा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि दरवाजे से वही राक्षसी जैसी दिखने वाली औरत अंदर आ रही थी, जिस पर गुफा में राजकुमार आसिफ ने तलवार का वार किया था। उसके हाथ में एक खौफनाक कोड़ा था और उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसके पीछे एक लंबे कद और भारी शरीर का आदमी था, जिसका सिर गंजा था और उसने लंबा सा चोगा पहना हुआ था। इस चुड़ैल को होश में लाओ आरिश, ताकि मैं इससे पूछूं कि उसने रानी बदरबख्त के होने वाले पति से शादी करने का सोचा भी क्यों। रानी बदरबख्त ने कहा। वो गंजा आदमी तेज कदमों से राजकुमारी महजबीन की तरफ बढ़ा और जाते ही राजकुमारी के चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। राजकुमार आसिफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा, खबरदार, कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो राजकुमारी को? उस राक्षसी जैसी औरत ने बहुत ही गुस्से में राजकुमार आसिफ से कहा, तुम चुप रहो राजकुमार आसिफ। मैं इस चुड़ैल की खाल अभी तुम्हारी आंखों के सामने इस कोड़े से उधेड़ दूंगी। राजकुमार आसिफ ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम हो कौन और हमें यहां कौन लाया है? मेरा नाम रानी बदरबख्त है और मैं वक्त नगर की रानी हूं। और सुनो, मैंने पहले सोचा था कि इस चुड़ैल राजकुमारी की आत्मा को कब्जे में करके इसका रूप लेकर रूम देश पर कब्जा करूंगी। मैं इसीलिए इस चुड़ैल के बाल पकड़कर उसकी आत्मा पर कब्जा कर रही थी कि तुम वहां गुफा में पहुंच गए और तुमने मुझ पर तलवार का वार करके मेरी योजना ही खत्म कर दी और साथ ही 7 दिनों के लिए मेरा जादू भी खत्म कर दिया। लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं तुमसे शादी करके मिस्र देश की रानी बनूंगी। रानी बदरबख्त ने चीखते हुए कहा। इसी दौरान राजकुमारी महजबीन भी होश में आ गई थी और फटी-फटी आंखों से ये सारा नजारा देख रही थी और रानी बदरबख्त की बातें भी सुन रही थी। राजकुमार आसिफ ने बहुत ही गुस्से में कहा, लेकिन मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं तुम जैसी बदसूरत और घिनौनी जादूगरनी से शादी करूं। अगर मैंने शादी की तो राजकुमारी महजबीन से करूंगा। ये मेरा फैसला है। रानी बदरबख्त ने कहा, लेकिन ये चुड़ैल राजकुमारी तो पुरुषों से नफरत करती है। राजकुमार आसिफ ने कहा, मैं इसके दिल से पुरुषों के लिए नफरत निकाल दूंगा। रानी बदरबख्त ने कड़क कर कहा, जब तक तुम नफरत निकालोगे मैं इसकी जान ही इसके शरीर से निकाल दूंगी। उसने गुस्से में कोड़ा हवा में लहराया और राजकुमारी की तरफ बढ़ी,
जो अब बहुत डरी हुई लग रही थी। हालांकि राजकुमारी बहुत बहादुर थी, लेकिन फिर भी वो एक औरत थी और वहां का माहौल ऐसा था कि अच्छे अच्छे बहादुरों पर खौफ छा जाए। राजकुमार आसिफ ने चीखते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने राजकुमारी पर कोई जुल्म किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुरुष औरतों के रक्षक होते हैं, इसलिए रक्षक की मौजूदगी में औरत पर जुल्म नहीं हो सकता। रानी ने कहा, फिर एक ही रास्ता है कि तुम मेरे साथ शादी के लिए अपनी रजामंदी का ऐलान कर दो, वरना मैं इस कोड़े से इस चुड़ैल की खाल उधेड़ दूंगी। इसके साथ ही उसने पूरी ताकत से कोड़ा घुमाया और कमरा राजकुमारी महजबीन की चीखों से गूंज उठा। कोड़ा उसके शरीर पर लगा था और वहां गहरा जख्म हो गया था। राजकुमार आसिफ ने चीखते हुए कहा, रुक जाओ बदबख्त औरत, रुक जाओ। रानी बदर बख्त ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम्हें राजी होना पड़ेगा, तुम बंधे हुए हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो इस चुड़ैल की बूटियां उड़ा दूंगी। राजकुमार आसिफ ने कहा, अगर मैं राजी हो जाऊं तो क्या तुम राजकुमारी महजबीन को छोड़ दोगी? रानी बदर बख्त ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं इस चुड़ैल को किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसे आसान मौत दे दूं। राजकुमार आसिफ ने कहा, तुम पागल हो, बेवकूफ हो। सुनो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो उसका एक तरीका है। रानी बदर बख्त ने चौंक कर पूछा, वो क्या तरीका है? राजकुमार आसिफ ने कहा, तुम अपना कोई भी बहादुर से बहादुर आदमी बुला लो, अगर वो मुझे लड़ाई में हरा दे तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। साथ खड़े उस लंबे चौड़े आदमी ने तुरंत अपनी सेवाएं पेश करते हुए कहा, महारानी, मैं आपकी फौज का सेनापति हूं, मैं एक पल में इसे हरा दूंगा। रानी बदर बख्त ने चिंता भरे लहजे में कहा, लेकिन कहीं इस मुकाबले में राजकुमार आसिफ मारा न जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम बहुत बहादुर हो और आज तक दुनिया का कोई आदमी तुम्हें हरा नहीं सका है। मुस्कुराते हुए उस लंबे चौड़े आदमी ने कहा, महारानी, मैं कोशिश करूंगा कि इस बेवकूफ राजकुमार को ज्यादा चोट न लगे, लेकिन आप जानती ही है कि मुकाबला तो मुकाबला होता है और एक रानी हमेशा बहादुर से ही शादी करती है, इसी में उनकी शान और इज्जत होती है। रानी बदर बख्त उसकी बात सुनकर चौंक गई। ओह हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया, वाकई जादू देवता ने भी मुझसे कहा था कि अगर मैंने किसी कायर से शादी की तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और देखो, तुम भी बुरे नहीं हो, अगर इस राजकुमार जितने सुंदर नहीं हो तो उससे ज्यादा बदसूरत भी नहीं हो। ठीक है, फैसला हो गया, अगर राजकुमार तुम्हें हरा दे तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आरिश खुशी के मारे उछल पड़ा, ओह, अब तो मैं इस राजकुमार की गर्दन पलक झपकते ही उड़ा दूंगा। मैं आरिश हूं, प्रधान सेनापति आरिश। रानी बदर बख्त ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मुझे कायरों से नफरत है, अगर ये हार जाए तो मेरी तरफ से इजाजत है कि इसकी गर्दन उड़ा दो, और यही बात मैं राजकुमार से भी कहूंगी। राजकुमार आसिफ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तो आरिश दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आरिश के जाते ही रानी बदर बख्त ने राजकुमार आसिफ से कहा, आरिश दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर है। बेवकूफ राजकुमार, तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दे दिया है। राजकुमार आसिफ ने कहा, यह तो जब मुकाबला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे उस सेनापति को हरा दिया तो फिर? रानी बदर बख्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो संभव ही नहीं है, तुम आरिश को जानते ही नहीं हो। बहरहाल, मैं एक रानी हूं, इसलिए मेरा वादा है कि अगर तुम उसे हरा दो तो जो कहोगे मैं मान लूंगी। राजकुमारी महजबीन ने रोते हुए कहा, राजकुमार आसिफ, तुम इस रानी से शादी कर लो, हो सकता है तुम हार जाओ और मैं तुम्हारी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानी बदर बख्त ने बड़े ताने वाले लहजे में कहा, अरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई मरे या जिए? तुम तो कहती थी कि तुम्हें पुरुषों से नफरत है। राजकुमारी महजबीन ने जवाब दिया, हाँ वाकई,
मैं पुरुषों से नफरत करती थी। मेरा ख्याल था कि पुरुष जालिम और जंगली होते हैं, लेकिन मेरा यह सोचना गलत था। पुरुष तो औरतों के रक्षक होते हैं। जब से राजकुमार आसिफ ने मुझे गुफा में तुम्हारे हाथों से बचाया है, मेरे दिल से पुरुषों के लिए नफरत खत्म हो गई है। अब तो मेरे दिल में पुरुषों के लिए नफरत की जगह इज्जत पैदा हो गई है, क्योंकि राजकुमार आसिफ मुझे सिर्फ जुल्म से बचाने के लिए तुम्हारे आदमियों से लड़ने और तुम जैसी बदसूरत और राक्षसी औरत से शादी के लिए भी तैयार हो गया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार आसिफ का चेहरा खुशी से खिल उठा। थोड़ी देर बाद आरिश वहां पहुंचा, जिसने सैनिकों जैसा लिबास पहन रखा था। उसकी कमर के दोनों तरफ 2 भारी तलवारें लटक रही थी। उसने एक तलवार खींची और उससे बड़ी कुशलता से राजकुमार आसिफ के शरीर के चारों तरफ बंधी हुई रस्सियां काट दी। राजकुमार आसिफ उछलकर खड़ा हो गया। आरिश ने जीत के अंदाज में ठहाका लगाते हुए कहा, ये लो, तलवार पकड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अपनी एक तलवार राजकुमार आसिफ की तरफ उछाल दी। राजकुमार आसिफ ने जैसे ही तलवार पकड़ी, आरिश ने दूसरी तलवार म्यान से निकाली और बिजली जैसी तेजी से राजकुमार आसिफ पर हमला कर दिया। राजकुमार आसिफ ने बड़ी कुशलता से उसका वार बचाया। आरिश गुस्से में पागल हो रहा था। वो वाकई बहुत बहादुर और तलवारबाजी में माहिर था, लेकिन राजकुमार आसिफ भी कम नहीं था। उसने भी बड़े बड़े उस्तादों से तलवार चलाने की कला सीखी थी और मिस्र के बड़े बड़े महारथी उसकी कुशलता के कायल थे। कमरे में दोनों के बीच बहुत ही जोरदार और खौफनाक मुकाबला शुरू हो गया। राजकुमार आसिफ बहुत सावधानी से लड़ रहा था। वो खुद को बचा भी रहा था और हमले भी कर रहा था। राजकुमारी महजबीन खुद भी तलवार चलाने में माहिर थी, लेकिन वो राजकुमार आसिफ की कुशलता देखकर दंग रह गई और खुश भी हो रही थी। रानी बदर बख्त ने खुश होते हुए कहा, वाह, अब मजा आएगा। तुम दोनों ही बहादुर हो और जो दूसरे को हराएगा वो महान बहादुर होगा, और रानी बदर बख्त की शादी उसी महान बहादुर से होगी। लेकिन अगले ही पल राजकुमार आसिफ का दाव चल गया। उसकी तलवार बिजली जैसी तेजी से घूमी। आरिश ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार आसिफ ने इतनी कुशलता से वार किया था कि आरिश की सारी कला और बहादुरी धरी की धरी रह गई। उसकी गर्दन राजकुमार आसिफ की तलवार से कटकर दूर जा गिरी और उसका शरीर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। रानी बदर बख्त ने कहा, तुमने आरिश को मार दिया। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अब तुम मेरे साथ शादी का ऐलान करो। राजकुमार आसिफ ने गुस्से में फुंकारते हुए कहा, मैंने ये मुकाबला इसलिए किया था ताकि मेरे हाथ में तलवार आ जाए और मेरी रस्सियां खुल जाए। मेरी तरकीब कामयाब रही। तुमने राजकुमारी महजबीन को कोड़ा मारा है। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। इसके साथ ही उसकी तलवार चली और जादूगरनी रानी की गर्दन भी आरिश की तरह ही कटकर दूर जा गिरी। चूंकि 7 दिनों के लिए उसका जादू खत्म हो चुका था, इसलिए वो खुद को जादू की मदद से भी नहीं बचा सकी। जैसे ही उस राक्षसी औरत की गर्दन कटी, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो राजकुमार आसिफ ये देखकर हैरान रह गया कि वो डरावना कमरा और वहां मौजूद सभी चीजें गायब हो चुकी थी। वो राजकुमारी महजबीन के साथ वहां अकेला खड़ा था। रानी ने वो महल जादू की मदद से तैयार किया था, इसलिए रानी के मरते ही वो महल और वहां मौजूद तमाम लोग गायब हो गए। उसकी फौज वहां से दूर रहती थी, इसलिए वो भी समय पर नहीं पहुंच सकी। राजकुमार आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए राजकुमारी जी, अब हम वापस चलें। मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। राजकुमारी ने जल्दी से आगे बढ़कर राजकुमार आसिफ का हाथ पकड़ लिया और फिर शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमार समझ गया कि इस तरह राजकुमारी ने उसके साथ शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। वो बहुत खुश हुआ। फिर वो राजकुमारी को साथ लेकर वहां से चला और 2 दिनों की यात्रा के बाद वे रूम देश पहुंच गए। जब रूम के राजा को सारी बात पता चली
तो वो भी राजकुमार आसिफ की बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। इसके तुरंत बाद राजकुमार आसिफ और राजकुमारी महजबीन की शादी का ऐलान कर दिया गया। रूम देश की पूरी जनता इस शादी से बहुत खुश हुई। शादी के बाद राजा ने अपना राजपाट राजकुमार आसिफ को सौंप दिया। इस तरह राजकुमार आसिफ रूम देश और मिस्र देश दोनों का राजा बन गया और वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, कहानी टाइम्स पर ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सीख देने वाली कहानियां रोज मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।